Hi everyone, I hope you all are doing well. In this video we will discuss about public international law. यहाँ पे हम 7 टॉपिक्स देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के। अगर हम इन 7 टॉपिक्स को कवर कर लेंगे तो हमारा मोस्ट ऑफ द जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट है कवर हो जाएगा और आप किसी भी एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकते हो। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब देखिए पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में हमने कौन से 7 टॉपिक्स कवर करने हैं। सबसे पहले हम इसके नेचर को देखेंगे, जो भी डेफिनेशन वगैरह वो चीज़ें। फिर हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो सब्जेक्ट किस तरीके का है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। फिर सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ देखेंगे। फिर रिलेशन देखेंगे जो इंटरनेशनल लॉ है और जो म्युनिसिपल लॉ होते हैं, मतलब जो लोकल लॉज होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। फिर रिकॉग्निशन को समझेंगे क्या होती है, लॉ ऑफ सी देखेंगे और यूएन और उसके ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या होता है। इंटरनेशनल लॉ का मतलब अगर हम देखें, सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का मतलब देखें तो इसके अंदर क्या होते हैं, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आते हैं। ऐसे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच के रिलेशंस को गवर्न करते हैं। तो उनके बीच में जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं ना, उन्हीं को हम इंटरनेशनल लॉ बोल देते हैं। अब बहुत सी कंट्रीज ऐसी होती हैं जो इंटरनेशनल लॉ को 2 तरीके से डिवाइड करती हैं। पहला नाम रखती हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और दूसरा बोलती हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ वो होता है जो सेवरल नेशंस या नेशंस के बीच के जो भी राइट्स वगैरह होते हैं, जो भी उनके बीच में क्वेश्चन अराइज होते हैं, उनको देखता है। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, जो प्राइवेट पर्सनस के बीच में जो भी कॉन्ट्रोवर्सीज अराइज होती हैं, 2 नेशन के जो भी प्राइवेट पर्सन है वहाँ पे जो रह रहे हैं, जैसे नेचुरल पर्सन हो गए, चाहे जुडिशियल पर्सन हो गए, जैसे कि कंपनी वगैरह होगी, तो उनके बीच में अगर कोई कंट्रोवर्सीज अराइज होती हैं तो उसको जो देखता है उसको हम प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ देखते हैं। अब जैसे आप प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ या पब्लिक इंटरनेशनल लॉ किस जगह पे देखते हो, जैसे बहुत सारे राइट्स होते हैं ना, हम देखते हैं कि किस तरीके से एक कंट्री में दूसरे कंट्री के लोगों को ट्रीट किया जा रहा है, तो ट्रीटमेंट ऑफ एलियंस कह सकते हो आप उसको, या रिफ्यूजीज़ के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर कोई इंटरनेशनल क्राइम होता है तो जब हम उसको किस तरीके से डील करते हैं, रैशनैलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं, ह्यूमन राइट्स की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब जो है एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ का स्कोप है कि कहाँ कहाँ तक हम किन किन चीज़ों में इंटरनेशनल लॉ को देख सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ जो है इसकी जो सबसे फर्स्ट टाइम जो डेफिनेशन दी थी वो किन्होंने दी थी, ब्रिटिश जूरिस्ट थे जिनका नाम था जेरेमी बेंथम। फेमस है इनका नाम, आपने सुना है जब टॉट पढ़ते हैं, जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली मेन इनका नाम आता है तो बेंथम, जेरेमी बेंथम। तो इन्होंने इंटरनेशनल लॉ पहली बार वर्ड यूज़ किया था 1780 के अंदर। उसके बाद बहुत सारे मॉडर्न यूरोपियन सिस्टम आए जिनकी वजह से जो भी हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो डेवलप हुआ। और बाकी आप अगर पीछे देखोगे तो ग्रीस में, रोम में, इंडिया में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। फिर इसके बाद जो जेरेमी बेंथम थे, इनके बाद कई सारे जूरिस्ट ने अलग अलग टाइम पे डेफिनेशंस दी, उनको आप अलग अलग पढ़ सकते हो, यहाँ पे डिस्कस करना मुश्किल होगा। जैसे ओपियम्स की डेफिनेशन पढ़ सकते हो, 1905 में दी। उसके बाद ब्रेली की डेफिनेशन, ग्रे की डेफिनेशन, स्टार की डेफिनेशन, इन सब ने अलग अलग डेफिनेशन दी। इसी तरीके से फिलिप सी जेसप ने डेफिनेशन दी। तो ये सारे जूरिस्ट थे, इन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी। तो अगर एक तरीके से हम इंटरनेशनल लॉ को देखें तो इंटरनेशनल लॉ क्या है, जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया। इंटरनेशनल लॉ क्या है, इंटरनेशनल लॉ अगर हम एक तरीके से देखें तो ये बॉडी ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं। मतलब कि कुछ रूल्स हैं और कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं किस चीज़ को, जो भी 2 इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ हैं, मतलब एक इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ के जो भी मेंबर्स हैं उनके बीच में जो रिलेशंस हैं ना, और जो उनके कंडक्ट हैं कि किस तरीके से चीज़ों को करना है, किस तरीके से आपस में 2 कंट्रीज़ को रिलेशन मेंटेन करनी है। तो ये जो प्रिंसिपल्स और रूल्स जो गवर्न करते हैं इन चीज़ को, रेगुलेट करते हैं इस चीज़ को, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, अगर हम नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ को पढ़ते हैं, जो कि बहुत सारे जूरिस्ट ने बोला कि क्या इंटरनेशनल लॉ जो है, क्या ये रियली एक लॉ है भी है या नहीं है, कि ये अपने आप में लॉ है या नहीं है। तो इसके ऊपर अलग अलग जूरिस्ट ने अपनी व्यूज़ दिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑस्टिन का व्यू। ऑस्टिन एक जूरिस्ट थे, इनका नाम भी आपने सुना होगा, बहुत फेमस। तो इन्होंने भी अपना व्यू दिया इंटरनेशनल लॉ के ऊपर। इनके हिसाब से, ऑस्टिन के हिसाब से, इंटरनेशनल लॉ अपने आप में लॉ नहीं है, क्योंकि अगर आप इनकी लॉ की डेफिनेशन पढ़ोगे कि लॉ क्या होता है, जो हमने टॉट में पढ़ी थी कि लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरन। क्या बोला था इन्होंने कि लॉ जो है क्या है, सॉवरन की कमांड है, और इसको मतलब एक सुपीरियर अथॉरिटी एनफोर्स कराती है, और अगर आप इसको वायलेट करोगे तो इसके लिए आपको क्या मिलेगा,
सैंक्शन मिलेगा, मतलब कि सजा मिलेगी। लेकिन इस तरीके से अगर कोई इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक करता है तो कोई भी सॉवरेन नहीं है जो आपको उसके लिए सैंक्शन दे, सजा दे। इसलिए इन्होंने इसको सिर्फ क्या बोला है कि रूल ऑफ पॉजिटिव मॉरलिटी है, ये कि मॉरल है आपका, पॉजिटिव मॉरल है कि हाँ हमें फॉलो करना चाहिए, बस इसलिए फॉलो करें। तो इनके हिसाब से इंटरनेशनल लॉ नहीं था ऑस्टिन के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर कोई सैंक्शन नहीं होता था। इनकी लॉ की डेफिनेशन के अंदर इंटरनेशनल लॉ नहीं आता था। उसके बाद जो सेकंड डेफिनेशन आई वो ओपियम ने दी। इनके हिसाब से, इनका जो व्यू था, इनके हिसाब से जो इंटरनेशनल लॉ है वो लॉ होता है, ओपियम्स व्यू कह सकते हो। देखो इनकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे इन लॉ की, तो इनके लॉ की डेफिनेशन में 4 चीज़ें आती हैं। क्या क्या? एक तो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी के अंदर कुछ बॉडी ऑफ रूल्स होते हैं, और ये जो रूल्स होते हैं इसके लिए कॉमन कंसर्न होती है पूरी कम्युनिटी के, और कोई एक एक्सटर्नल पावर होती है जो एनफोर्समेंट करा रही होती है इन रूल्स की। तो इन्होंने बोला कि पहले 3 चीज़ें तो यहाँ पे है, और काफ़ी सारे जूरिस्ट ने भी ये बात बोली कि कम्युनिटी है, बॉडी ऑफ रूल्स हैं और सभी की कॉमन कंसर्न है, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने कहा 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से इंटरनेशनल लॉ है। इन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल लॉ है इसको हम कंसिस्टेंटली रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ लॉ, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है अलग अलग स्टेट की, वो अपने आप को क्या समझती है, ऐसा फील करती है कि वो लीगली बाउंड है और मॉरली भी बाउंड है कि वो उसको फॉलो करे। तो वो जो अपने आप को लीगली समझ रही है ना, इसका मतलब कि जैसे हम लॉ को समझते हैं उसी तरीके से ये इसको समझ रही है, तो इसका मतलब कि ये लॉ है। और दूसरी बात इन्होंने बोला कि जब भी कोई कंट्री, कोई भी नेशन इसको ब्रेक करता है तो उसके लिए वो एक जस्टिफाई करता है कि क्यों उसने इसको ब्रेक किया, उसको इंटरप्रेट करता है। तो मतलब कि वो उसकी लीगल एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं करता जो नेशन इसको ब्रेक करता है। तो इसलिए उन्होंने बोला, इन 2 रीजंस की वजह से उन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो क्या है, एक लॉ है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 व्यू है। अब इसी के बेसिस पे हम देखते हैं इंटरनेशनल लॉ की थ्योरीज हमारे सामने आती हैं। कई सारी थ्योरीज हैं जो इंटरनेशनल लॉ के ऊपर हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम कौन कौन सी थ्योरीज देखेंगे, एक तो हम देखेंगे नेचुरलिस्टिक थ्योरी, दूसरी हम देखेंगे पॉजिटिविस्ट थ्योरी, तीसरी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक स्कूल। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं नेचुरलिस्ट स्कूल के ऊपर। नेचुरलिस्ट स्कूल के अंदर क्या बोला गया था? तो ये जो नेचुरलिस्ट थ्योरी है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर क्या है, ये बोला गया कि क्या एग्जिस्ट करता है, कि जो लॉ होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, गॉड से एग्जिस्ट करता है, मतलब कि गॉड से, रीजन से या मॉरल से एग्जिस्ट करता है। और जो भी लॉ होता है वो किस लिए होता है, सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड के लिए होता है। और ये जो अगर हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ रहे हैं नेचुरलिस्ट थ्योरी के हिसाब से, ये भी किस लिए है, ताकि क्या बना रहे, सिक्योरिटी बनी रहे लोगों के बीच में, इंटरनेशनल पीस बना रहे, और जो ज़रूरी है सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड के लिए। तो अब ये सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन काइंड के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये भी लॉ का पार्ट है। लेकिन ये जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ की गई कि ये बहुत ही वेग थ्योरी है इस बेसिस पे। तो ये नेचुरलिस्ट थ्योरी वालों ने इस तरीके से इंटरनेशनल लॉ के ऊपर थ्योरी दी। फिर दूसरी जो स्कूल हमने पढ़ा, कौन सा स्कूल पढ़ा, पॉजिटिविस्ट आप जिनको बोल सकते हो, प्लस का साइन बना देता हूँ। पॉजिटिविस्ट थ्योरी जो थी, ये अगर आप बिल्कुल अर्ली में देखोगे तो पॉजिटिव थ्योरी वाले क्या बोलते हैं कि किसकी इंपॉर्टेंस होती है, अगर हम सोर्सेज देखें लॉ के, किसकी इंपॉर्टेंस होती है, कस्टम्स की और ट्रीटीज़ की। मतलब कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो कहाँ से हमें मिला है, उसका सोर्स क्या है, कस्टम और ट्रीटीज उसका लॉ है। यहाँ पे हमारे पास एक फेमस पॉजिटिविस्ट जूरिस्ट आते हैं जिनका नाम है एलर्जिक जेनिटल्स। उन्होंने भी इसी बात को सपोर्ट किया, और इसी तरीके से एक फेमस जूरिस्ट हैं जब प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, रिचार्ड जुइच, उन्होंने भी इसी चीज़ को सपोर्ट किया। ये बात बिल्कुल शुरू में थी, फिर बाद में भी जब 18वीं सेंचुरी में हम आए और लीगल पॉजिटिविज्म को देखा, जो पॉपुलर हुई ये बात, जो पॉजिटिविज्म थी, जो ये जो स्कूल था ये जब फेमस हुआ, फिर इसने भी इंटरनेशनल लीगल फिलॉसफी के ऊपर यही बात बोली। यहाँ पे हमारे पास जो जूरिस्ट थे जैसे कि कॉर्नेलियस वैन बेनरेशॉक, उन्होंने भी यही बोला कि कस्टम एंड ट्रीटीज़ जो है वो कॉमनली कंसेंटेड होती हैं बहुत सारी स्टेट्स के द्वारा, इसलिए हम इसको इंटरनेशनल लॉ का सोर्स मानते हैं। और इसी तरीके से एक और अगर हम जूरिस्ट का नाम लें, पॉजिटिविस्ट जो थे जॉन जैकब मोजर, उन्होंने भी इसी बात को सपोर्ट किया, और कई सारे और
जूरिस्ट ने भी सपोर्ट किया और अपनी बुक्स और मैनुअल्स लिखी है जिसके अंदर उन्होंने ये बातें मेंशन की। तो ये पॉजिटिविस्ट थ्योरी के हिसाब से था कि उन्होंने किसको बोला कि कस्टम और ट्रीटीज से जो है इंटरनेशनल लॉ ड्राइव हो रहा है, इसलिए ये क्या है, लॉ है। उन्होंने बस इतनी बात बोली। और फिर उसके बाद हमने तीसरा स्कूल कौन सा पढ़ा, एक्लेक्टिक स्कूल। एक्लेक्टिक स्कूल, देखिए एक्लेक्टिक स्कूल के अंदर क्या बोला गया, इन्होंने ये बोला कि जो भी हमने दोनों स्कूल पढ़े ना, नेचुरलिस्ट स्कूल और पॉजिटिविस्ट स्कूल, ये बहुत ही अपने आप में एक्सट्रीम व्यूज़ हैं। तो हमें क्या करना होगा, दोनों को ही ना इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। जो नेचुरलिस्ट थ्योरी वाले हैं और जो पॉजिटिविस्ट थ्योरी वाले, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी। और यहाँ पे कौन सा डॉक्ट्राइन फॉलो करना होगा, डॉक्ट्राइन ऑफ लीगल इक्वेलिटी का, कि दोनों ही इक्वल हैं और दोनों ही जो हैं सही बातें बोल रहे हैं, दोनों ही एक तरीके से सही हैं। तो ये एक्लेक्टिक स्कूल ने बोला। इन्होंने टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट्स, ये सब चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी आई और बहुत सारे और जूरिस्ट आए, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। फिर अब अगर आप इंटरनेशनल लॉ को देखोगे तो जो अभी हमारा इंटरनेशनल लॉ फॉलो होता है ना, उसको हम न्यू इंटरनेशनल लॉ बोल देते हैं। वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि जो ये जो इंटरनेशनल लॉ जो अब डेवलप हुआ, जैसे साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, ट्रेड डेवलप हुआ, कॉमर्स डेवलप हुआ, इसके साथ साथ हमारा इंटरनेशनल लॉ भी जो है इवॉल्व हुआ, मतलब चीज़ें चेंज होती हैं टाइम के साथ। और ये बहुत ज़्यादा चेंज हुई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, इसलिए जो अभी लॉ है उसको हम न्यू इंटरनेशनल लॉ भी बोल सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में बताया था कि इंटरनेशनल लॉ दो तरीके के हैं, या हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में। तब देखिए प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में क्या डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें किसके बीच में डिफरेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के अंदर। अब ये तो हमें बिल्कुल, मैंने आपको शुरू में बताया था कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ किस बारे में बात करता है, स्टेट्स के बीच के जो रिलेशंस होते हैं उनके बारे में बात करता है, और कहीं कहीं पे कुछ एक्सटेंट तक इंडिविजुअल्स के बारे में भी बात कर लेता है। लेकिन ये जो होता है पूरी तरीके से किसके बारे में बात करता है, इंडिविजुअल्स के बारे में ही बात करता है। और ये जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है ना, ये म्युनिसिपल लॉ का ही पार्ट होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता, मतलब ये हमेशा इस तरीके से होता है क्योंकि इसको लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके म्युनिसिपल लॉज का पार्ट हो, क्योंकि ये अपने अपने रिलेशंस के हिसाब से बनाया। अब ये आपके जो लोकल लॉज हैं, म्युनिसिपल लॉज हैं, उनसे फ़र्क भी हो सकता है इसके अंदर। और जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है ये सभी स्टेट्स के लिए सेम होता है, जो भी आपके बीच में ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, सभी के लिए सेम होगा। लेकिन जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ है ये डिफरेंट हो सकता है दो कंट्रीज़ के बीच में या दो नेशंस के बीच में। और ये जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है ये क्या डिटरमाइन करता है कि कौन से कोर्ट के पास जुरिडिक्शन होगी दोनों चीज़ों को डिटरमाइन करने की। जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे, जो भी इशू अराइज होंगे, उनको कौन से जुरिडिक्शन में डिसाइड किया जाएगा। लेकिन पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के राइट्स होते हैं वो कैसे राइट्स होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं अपने आप में। लेकिन प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जो राइट्स होते हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते। और जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ होता है इसके अंदर रूल्स कौन रिकॉग्नाइज करता है, स्टेट रिकॉग्नाइज करती है। आपस में जो भी पूरे नेशंस हैं उनके बीच में डिटरमाइन होते हैं, रिकॉग्नाइज होते हैं। और किस तरीके से होते हैं, कस्टम्स और ट्रीटीज से। लेकिन प्राइवेट में किस तरीके से होते हैं, जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है इसके अंदर लेजिस्लेचर जो स्टेट बनाती हैं उसके हिसाब से होते हैं। और कुछ सर्टेन एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बन सकता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, अगर वो ट्रीटीज़ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए। बहुत फ्यू केसेस होते हैं ऐसे। उसके बाद देखिए, अगर हम इंटरनेशनल लॉ देखें तो क्या इंटरनेशनल लॉ के अंदर सैंक्शन होते हैं, तो सैंक्शन होते हैं तो किस तरीके से सैंक्शन होते हैं। सैंक्शन का मतलब तो आपको पता है कि अगर कोई सज़ा वगैरह मिलती है तो यहाँ पे क्या होता था, जैसे पहले के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे ना वॉर वगैरह हो जाती थी, तो उस चीज़ को अब ख़त्म कर दिया गया। अब वॉर का सिस्टम नहीं है। अब क्या फॉलो होता है, यूएन चार्टर फॉलो होता है। यूएन चार्टर को फॉलो करके आप सैंक्शन वगैरह यूज़ कर सकते हो। अब देखिए सैंक्शन भी कुछ खास ऐसे होते नहीं हैं, लेकिन बहुत इफेक्टिव होते हैं। जैसे कि सैंक्शन स्टेट के द्वारा अगर कोई किया जाता है तो वो क्या करती है, अपनी सेल्फ हेल्प करती है। सेल्फ हेल्प में ये ध्यान रखा जाता है कि वो कोई भी अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाते हुए कोई भी फोर्स वगैरह यूज़ ना करे, कोई भी आर्म फोर्सेस को यूज़ ना करे जिससे कि कोई अटैक हो जाए या आर्म अटैक हो जाए, इस तरीके की कोई चीज़ ना हो, इंटरनेशनल रॉन्ग ना हो। और यहाँ पे वो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 ऑफ
चार्टर का ध्यान रखें जो यूएन के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, पहली चीज़ वो ये कर सकते हैं, अपनी सेल्फ हेल्प कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कलेक्टिव सैंक्शन होते हैं, जैसे कि कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है और ऐसी एम्पावर कर लिया है कि वो कलेक्टिव सैंक्शन कर सकती हैं। तो यहाँ पे जब आप चैप्टर 7 देखोगे यूनाइटेड नेशन चार्टर का, तो वो ये कहता है कि अगर कहीं पे भी इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी को या मतलब किसी भी जगह पे एग्रेशन वगैरह होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल जो होती है वो नेसेसरी एक्शंस ले सकती है ताकि जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी है वो रिस्टोर हो सके और मेंटेन रह सके। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ हो सकती है जैसे कि इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और मिलिट्री सैंक्शंस करके। तो ये मतलब दो चीज़ें होगी, एक हो गया हमारा सेल्फ हेल्प करके, दूसरा हो गया कलेक्टिव सैंक्शंस करके, और तीसरा होता है सबसे इंपॉर्टेंट जो देखा जाता है पब्लिक ओपिनियन। आप अगर कोई चीज़ करते हो तो आप पूरी दुनिया में आपका क्या, लोगों का आपके प्रति क्या व्यू जा रहा है कि आप यूएन चार्टर को फॉलो नहीं कर रहे, आप इंटरनेशनल लॉ को फॉलो नहीं कर रहे, ये सबसे मेन है कि पब्लिक ओपिनियन जो है फिर आपके अगेंस्ट आ जाएगा, आपके एडवर्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना एक एग्जांपल आता है कि जो जब इसी तरीके से जब पूरी दुनिया का पब्लिक ओपिनियन था जिसके कारण यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को ये दबाव बनाया गया कि वो अपनी ट्रूप्स को सुएज कनाल से निकाल लिया, और उन्होंने उसको निकाल लिया था 1956 के अंदर। तो इस तरीके से सैंक्शंस आते हैं। एक तरीके से वर्ल्ड में इमेज कैसी बन रही है, सबसे मेन तो वही है, अगर इमेज सही बनेगी तो आप वैसे भी ग्रो करोगे, इमेज खराब बनेगी तो आप वैसे भी नहीं बढ़ पाओगे। बाकी इमेज होगी, फोर्स होगी, पूरी दुनिया फोर्स कर रही है आपको ये चीज़ करने के लिए, फिर आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से सैंक्शंस होते हैं। ठीक है, पहली चीज़ हमने ये समझ ली, ये पूरा हमारा पहला टॉपिक हो गया। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अब सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है, यहाँ पे अलग अलग जो हमारे जूरिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग ओपिनियंस दिए कि इंटरनेशनल लॉ किस तरीके का सब्जेक्ट है, और इसके कारण 3 पॉपुलर थ्योरीज एमर्ज हुई। ये जो 3 थ्योरीज है ये निकल के आई। कौन कौन सी थ्योरीज निकल के आई इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग, कि जो स्टेट होती है वही सिर्फ स्टेट एलोन मतलब सिर्फ स्टेट जो होती है एलोन और सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि वही सिर्फ सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। पहली थ्योरी ये आई। दूसरी थ्योरी ये आई कि इंडिविजुअल्स एलोन आर सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। पहले ने बोला कि स्टेट होगा, दूसरे ने बोला इंडिविजुअल होगा, दूसरी थ्योरी के हिसाब से। और तीसरी थ्योरी के हिसाब से क्या होता है, उन्होंने बोला कि स्टेट भी होगा, इंडिविजुअल भी होगा, और कई नॉन स्टेट एंटिटीज भी जो हैं सब्जेक्ट होंगी इंटरनेशनल लॉ का। तो इन्होंने बोला स्टेट, इन्होंने बोला इंडिविजुअल, तीसरे ने बोला स्टेट इंडिविजुअल भी होगा और कुछ नॉन स्टेट एंटिटीज भी होंगी इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट। अब देखिए स्टेट, जिसने सिर्फ स्टेट को माना, अब हम उसको समझते हैं इसके अंदर क्या बोला। तो ये जो पहले थे फर्स्ट वाले, कौन, जिन्होंने बोला कि स्टेट अलोन जो है वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट होगा, सिर्फ स्टेट होगा, ये ना अपने आप में कैसे थे, ऑर्थोडॉक्स पॉजिटिविस्ट डॉक्ट्राइन के थे। ऑर्थोडॉक्स पॉजिटिविस्ट डॉक्ट्राइन के थे, मतलब पुरानी सोच वाले जो पॉजिटिव जैसे सोचते थे। तो इनके हिसाब से जो स्टेट होती थी वही सिर्फ सब्जेक्ट होती थी इंटरनेशनल लॉ के, क्योंकि जो स्टेट होती है सिर्फ उसी के पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं इंटरनेशनल लॉ में। इंडिविजुअल्स के पास कोई भी, मतलब एक तरीके से उनकी कोई जुडिशियल पर्सनैलिटी नहीं है, ना ही उनके पास कोई राइट्स है, ना ही कोई ड्यूटीज़ है इंटरनेशनल लॉ में। इसलिए इंटरनेशनल लॉ के अंदर सिर्फ स्टेट जो है वो सब्जेक्ट होती है। दूसरे जो आते हैं वो कौन आते हैं, जिन्होंने बोला इंडिविजुअल्स होते हैं। यहाँ पे जो मेन सबसे चीफ एक्सपोनेंट जिसको आप बोल सकते हो, जिन्होंने इस बात को प्रमोट किया कि इंडिविजुअल्स जो है वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट होते हैं, वो कौन थे, प्रोफेसर केल्सन। इन्होंने बोला कि जो मतलब एक तरीके से पूरा सपोर्ट किया इस बात को कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं, और कोई भी अगर व्यक्ति मतलब टेक्निकल लीगल कंसेप्ट के हिसाब से देखोगे तो बेसिकली कोई भी लॉ किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, चाहे आप कोई भी लॉ ले लो, वो इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो जब लॉ की बात आ रही है, जब इंडिविजुअल की बात आ रही है, तो जो चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो चाहे वो स्टेट लॉ हो, दोनों के बीच का डिफरेंस खत्म हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली किसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, इंडिविजुअल के ऊपर आ रहा है। एक से डायरेक्टली इफेक्ट आ रहा है जो स्टेट लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉ से इनडायरेक्टली इफेक्ट आ रहा है। जैसे कि वो बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हम देखें
किसी चीज़ को अटैक करने का, सीज करने का, जैसे पायरेट्स के वो पनिश करने का, ये सब राइट्स क्या हैं, ये इंडिविजुअल्स के ऊपर ही तो एप्लीकेबल हो रहे हैं। और अब हम कोई भी लॉ या कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो वो क्यों बना रहे हैं, वो इंडिविजुअल्स के वेलफेयर के लिए बना रहे हैं। तो इसलिए इनका जो भी इंटरनेशनल लॉ है उसका अल्टीमेट गोल क्या है कि वो इंडिविजुअल्स का वेलफेयर करे। तो इसलिए इनके हिसाब से जो इंटरनेशनल लॉ है उसका सब्जेक्ट क्या है, इंडिविजुअल्स हैं। अब ये दोनों ने तो ये बोला, फिर तीसरे लोगों ने क्या बोला था, या तीसरे लोग क्या बोलते हैं कि इंडिविजुअल भी है, स्टेट भी है, और कुछ नॉन स्टेट एंटिटीज भी हैं। अब इन्होंने बोला कि जैसे अब आप अगर आखिरी के कुछ सालों में देखोगे, 50-60 साल में देखोगे, तो इंडिविजुअल, स्टेट, नॉन स्टेट एजेंसीज, बहुत सारी चीज़ें जो है अराइज हुई हैं, इनके बीच में बहुत सारे राइट्स अराइज हुए हैं, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से। तो अब अगर इस चीज़ को समझना है, जो थर्ड अप्रोच है, तो यहाँ पे हम कुछ केसेस को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कौन से केस को देखते हैं जिससे हमें समझ आता है कि ये तीनों ही इसके पार्ट होते हैं। डेंजिंग रेलवेज ऑफिशियल केस देखते हैं। डेंजिंग ऑफिशियल रेलवे केस। अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ था, तो इसमें क्या हुआ था कि जो पोलैंड था, मतलब पोलैंड एक कंट्री है यूरोप के अंदर, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, मतलब पोलैंड के जो एडमिनिस्ट्रेशन था और डेंजिंग रेलवेज कंपनी जो थी, उनके जो ऑफिशियल्स थे, कंपनी थी, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके हिसाब से जो भी कंडीशंस होगी एम्प्लॉयमेंट की डेंजिंग रेलवेज के अंदर, उसको फिक्स किया जाएगा उन कंडीशंस के हिसाब से। वो उस एग्रीमेंट में लिखी गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिसको कि टेक ओवर कर लिया था इस कंपनी ने, वहाँ पे वो उसके राइट डिटरमाइन कर रही थी। तो पोलैंड ने क्या आर्ग्यू किया कि ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये किस फॉर्म में हुआ है, इंटरनेशनल ट्रीटी के फॉर्म में हुआ है। तो ये जो इंटरनेशनल ट्रीटी है ये क्या करती है, कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी क्या करती है, तो जो भी उनके अंदर पार्टीज इन्वॉल्व होती है, जैसे यहाँ पे पोलैंड और डेजलिंग रेलवेज कंपनी इन्वॉल्व थी, तो जो भी पार्टीज होती है उनके बीच में राइट्स लायबिलिटी उनके बताती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो डेंजिंग ऑफिशियल जो थे ये क्या थे, अपने आप में इंडिविजुअल्स थे, और ट्रीटीज़ इनके हिसाब से पोलैंड कहते हैं कि हमारे हिसाब से ट्रीटीज़ जो होती हैं वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के राइट्स को नहीं बताती ट्रीटीज़ के हिसाब से। तो ये केस कहाँ पे गया था, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के अंदर गया था। उन्होंने क्या बोला था कि अगर पर्टिकुलर ट्रीटी के हिसाब से, जो पर्टिकुलर ट्रीटी है जो कि इंडिविजुअल्स को भी राइट दे रही है, तो यहाँ पे जो इसके ऑफिशियल्स होंगे डेंजिंग रेलवे कंपनी के, उनके पास ये राइट है कि वो अपना कॉज ऑफ एक्शन अराइज करे, किसके अगेंस्ट, पॉलिश एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इंडिविजुअल एज वेल एज स्टेट दोनों के पास ही, दोनों ही सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। इसी तरीके से आप केस देख सकते हो, नरमबर्ग एंड टोक्यो ट्रिब्यूनल का केस, और जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ 1948 को समझ सकते हो, और हमारे सामने जिनीवा कन्वेंशन ऑन प्रिजनर ऑफ वॉर आती है, जिसके अंदर जो 1949 की है। इस कन्वेंशन के अंदर कुछ राइट्स दिए गए थे प्रिजनर ऑफ वॉर्स को, जैसे अगर कोई भी वॉर होगी उसके अंदर दूसरी कंट्री उस कंट्री के सोल्जर्स वगैरह को पकड़ेगी या किसी को भी पकड़ेगी दूसरी कंट्री के, तो उनके क्या राइट्स होंगे अगर इस तरीके का कोई प्रिजनर होगा। तो यहाँ पे जब ये जिनीवा कन्वेंशन को आप देखोगे, यहाँ पे एक तरीके से इंडिविजुअल को राइट दिए गए, यहाँ पे उनके पास ये राइट्स होते हैं कि उनके ऊपर फेयर ट्रायल और जस्टिस हो उनके साथ। इसी तरीके से और बहुत सारी ट्रीटीज़ आप देख सकते हो, या और सोरिंग केस देख सकते हो, 1989 का, ज़्यादा पुराना केस नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है। अब अगर आपको प्लेसेस बताऊं, जैसे कि इंटरनेशनल लॉ जहाँ पे इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हुए थे, जैसे पायरेट्स देखोगे, पायरेट्स जो होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है कि वो पूरे के पूरे मानव जाति के, मैन काइंड के क्या है, एनिमीज़ है। तो यहाँ पे हर एक स्टेट के पास ये राइट होता है कि अगर उनको वो कहीं पे भी मिलते हैं पायरेट्स, तो उनको वो एप्रीहेंड कर ले और उनको पनिश करे। तो आप इस तरीके से देख सकते हो कि पायरेसी को रोकने के लिए इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट ये चीज़ की गई। ऐसे अगर कोई हार्मफुल एक्ट होता है किसी के द्वारा किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट, तो वहाँ पे उसको रोक सकती है कोई स्टेट। और जैसे फॉरेनर्स होते हैं, तो फॉरेनर के पास भी किसी एक्सटेंट तक राइट होते हैं, अगर वो किसी और कंट्री में जाता है, कि आप उसको ऐसे ही कुछ नहीं कहोगे, उसको कुछ राइट्स दिए जाते हैं। ऐसे ही वॉर क्रिमिनल्स होते हैं, एस्पिनॉइज होते हैं, ये सब जो होते हैं
यहाँ पे इंडिविजुअल चीज़ों को देखी जाती है। जैसे कि आप एस्पिनेज कैसे देख सकते हो कि ये एक, जैसे एस्पिनेज करना एक इंटरनेशनल क्राइम है, जहाँ पे जो स्पाइज होते हैं ना एक कंट्री के, वो दूसरी कंट्री में जाते हैं और उनको एप्रीहेंड कर लिया जाता है और फिर जो भी पनिशमेंट है वो दी जाती है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे इंडिविजुअल्स को देखा जा रहा है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो मतलब कि थर्ड अप्रोच के अंदर क्या देखा गया कि इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हैं, स्टेट भी इन्वॉल्व हैं और नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी इन्वॉल्व है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, तीनों थ्योरीज अलग अलग बातें बोलती हैं। अब हम अपने तीसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए कि नेचर वगैरह क्या होता है, इंटरनेशनल लॉ क्या होता है, फिर सब्जेक्ट क्या होता है इंटरनेशनल लॉ का, कैसा सब्जेक्ट है। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि ये मतलब कि हमें इंटरनेशनल लॉ मिलते कहाँ से हैं। तो वैसे ना देखा जाए तो ये अपने आप में एक एम्बिगियस टर्म है जो सोर्सेज है। अगर हम इसको इंटरनेशनल लॉ के अंदर देखें, एम्बिगियस कंफ्यूजिंग टर्म है। कई बार इसके कहीं और, जैसे कि कहीं और कंफ्यूजिंग टर्म से इसको कंफ्यूज किया गया, जैसे कि बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ क्या है। तो अब आप सोर्सेज बोलोगे या बेसिस बोलोगे, ऐसी कॉजेज बोलोगे या सोर्सेज बोलोगे, एविडेंसेस बोलोगे या सोर्सेज बोलोगे। तो ये सब कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। तो यहाँ पे जैसे ब्रिग्स जो थे, हर्बर्ट ब्रिग्स जो थे, इन्होंने ये कंफ्यूजिंग टर्म्स के बारे में बोला था कि जो सोर्सेज हैं इनको कहीं और टर्म्स के साथ कंफ्यूज किया जाएगा, कि आप बेसिस वर्ड बोलोगे, कॉजेज वर्ड बोलोगे, एविडेंस वर्ड बोलोगे या सोर्सेज बोलोगे। तो अगर फॉर्मल सेंस के अंदर देखा जाए तो सोर्सेज क्या होते हैं, ये इंडिकेट करते हैं मेथड्स और प्रोसीजर जिससे कि इंटरनेशनल लॉ बना है। तो अगर आपसे कोई पूछता है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मेथड्स एंड प्रोसीजर्स जिससे कि इंटरनेशनल लॉ क्रिएट हुआ है, बना है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज बोलते हैं। यहाँ पे ओपियम ने भी अपनी जो है राय रखी और बहुत सारे लोगों ने रखी। अगर हम यहाँ पे देखें सोर्सेज की बात करें तो हम इन सोर्सेज को 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, कि 5 तरीके से 5 वेज के अंदर ये 5 कैटेगरीज में हमें अलग अलग तरीके से हमारे इंटरनेशनल लॉ मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं, एक तो इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ जो होती हैं उनसे मिले फर्स्ट, ठीक है। दूसरे जो कस्टम्स होते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल पे कस्टम्स फॉलो किए जाते हैं ना 2 कंट्रीज़ के बीच में, या इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है तो उस तरीके से हमें मिले। ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स जो कि रिकॉग्नाइज किए गए सिविलाइज नेशंस ने अपने बीच में, उनसे हमें डिराइव हुए, जो सोर्स है एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो 3 सोर्सेज हो गए। चौथा सोर्स होता है कि जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स हो गए, उनके जो डिसीजंस हो गए, या फिर जुरिस्टिक वर्क्स होते हैं ना, जो ये जूरिस्ट करते हैं अलग अलग, इनके काम को देख के हम जो इन्होंने डिसीजंस लिए या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स ने जो डिसीजंस लिए, तो उनको हम एक सोर्स मानते हैं इंटरनेशनल लॉ का। 4 हो गए। 5वां आता है कि जो भी डिसीजंस या डिटर्मिनेशंस किए गए किनके द्वारा, ऑर्गन्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अभी क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, 6-7 जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो भी डिसीजंस या डिटर्मिनेशंस किए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के ऑर्गन्स ने, इनको भी हम एक सोर्स मानते हैं इंटरनेशनल लॉ का। तो ये 5 सोर्सेज हमारे पास आते हैं इंटरनेशनल लॉ के। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, इंटरनेशनल कन्वेंशंस एंड ट्रीटीज़ को। कन्वेंशंस बोल लो या ट्रीटीज़ बोल लो। अब ट्रीटीज़ होती क्या है, ट्रीटीज़ मतलब क्या, अगर आप देखोगे ना एक तरीके से बोल सकते हो, जैसे मान लो एक ये कंट्री है और एक ये कंट्री है दूसरी, तो इनके बीच में अगर एक जैसे 2 पार्टीज़ होती है ना, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो इस तरीके से इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और कॉन्ट्रैक्ट जिस तरीके से 2 पार्टीज़ के बीच में हो जाता है, फिर वो आपस में उसी हिसाब से चलते हैं ना, तो उसी तरीके से ट्रीटीज़ होती हैं कि हमने आपस में बात कर ली कि जो चीज़ें होंगी ना हम इस हिसाब से करेंगे। जैसे कि अगर आपको एग्जांपल दूँ, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है कि अगर एक कंट्री का कोई क्रिमिनल दूसरी कंट्री में चला जाता है तो किस तरीके से इसको यहाँ वापस भेजा जाएगा। तो इसके लिए इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा, उसी कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलते हैं, ट्रीटीज़ बोल देते हैं। ऐसे डिफेंस पैक्ट होते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम ये करेंगे, ये चीज़ करेंगे, तो ये सब होता है। तो अब देखिए जो ट्रीटीज़ होती है ना, इसका जो बाइंडिंग फोर्स है, क्यों ट्रीटी फॉलो होती है, ट्रीटी को क्यों फॉलो किया जाता है। जैसे कि कोई ये कह सकता है कि ये अपने आप में लॉ के नेचर का इसलिए फॉलो किया जा रहा है, कोई ये बोलता है कि मॉरल प्रिंसिपल्स के कारण करते हैं, कोई बोलता है सेल्फ रिस्ट्रेन की हमें खुद ही करना है इस चीज़ के लिए इसलिए करते हैं। लेकिन जो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे एक वर्ड आता है पैक्ट संट सर्वेंदा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक जो ट्रीटी होती है ना, उसको इसलिए परफॉर्म किया जाता है क्योंकि गुड फेथ होता है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा होता है।
कि मैं ऐसा करूंगा, मैं इसके साथ ऐसा कर रहा हूँ, जैसी बात लिखी है तो ये भी मेरे साथ करेगा। क्योंकि देखिए अगर ये टूटेगी तो वैसे तो कोई सैंक्शन है नहीं ना, रियलिटी में देखा जाए तो कोई सैंक्शन है नहीं। तो यहाँ पे गुड फेथ की बात आती है कि गुड फेथ है, पैक्ट सेक्ट सर्वेंडा है, इसलिए हम फॉलो कर लेते हैं, और सभी कंट्रीज इसलिए फॉलो भी करती हैं। बाकी जैसे सैंक्शन मैंने आपको बताया है कि मेन सबसे होता है कि जो 3 तरीके के होते हैं, सेल्फ हेल्प होती है और जो कलेक्टिव एक्शंस होते हैं, और तीसरी चीज़ आती है पब्लिक ओपिनियन आपके अगेंस्ट हो जाता है, पूरी दुनिया का ओपिनियन आपके अगेंस्ट हो जाता है। आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि यूनाइटेड किंगडम और उन्होंने जो अपनी जो स्विस कनाल से फोर्सेस बाहर कर ली थी। ऐसी आप आज के सिनेरियो में भी बहुत सारी जगह देख सकते हो, जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो पब्लिक ओपिनियन चेंज होता है उनके अगेंस्ट, तो वो फिर एक तरीके से उनके ऊपर पीयर प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आ जाता है कि उनको ये चीज़ करनी है या ऐसी चीज़ नहीं करनी है। तो सैंक्शन यही होता है। बाकी जो ट्रीटीज़ होती हैं वो किस लिए फॉलो हो होती है, वो इसी चीज़ के ऊपर फॉलो हो होती है। ये एक बेस है जिसकी वजह से जो ट्रीटीज़ हैं वो फोर्स के अंदर आती हैं। तो ये है पैक्टा सन्ट सर्वेंडा। लेकिन इसकी भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, इस प्रिंसिपल की भी कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। तो वो क्या एक्सेप्शन है, जैसे मान लो कि कोई स्टेट जो है, कोई नई स्टेट एमर्ज हुई, रिवोल्ट वगैरह करके होते हैं ना कि ये इसका पार्ट था, इन्होंने रिवोल्ट किया, ये अलग हो गई, ये अलग हो गई। तो ये जो जैसे इससे अलग हुई, अब इन्होंने इस कंट्री, पूरी कंट्री ने कोई ट्रीटीज़ वगैरह कर रखी, तो ये जो अब नई स्टेट एमर्ज हुई ना अपने आप में अलग सी, इसके ऊपर जो प्रीडिसेसर स्टेट, जो पहले की स्टेट थी, उन्होंने अगर कोई ट्रीटीज़ कर रखी थी, वो इसके ऊपर एनफोर्सेबल नहीं होगी। ऐसी कोई स्टेट किसी स्टेट में जाके मर्ज हो जाती है तो फिर वो वाली ट्रीटीज़ जो पहले कर रखी थी वो एप्लीकेबल नहीं होगी। बाकी सबसे मेन जो एक्सेप्शन आती है उसको हम बोलते हैं रेबस सिक स्टेंटिबस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अब मान लो हमने ना यूके के साथ कोई ट्रीटीज़ की इंडिया ने, अभी हमारे और उनके बीच में रिलेशन कैसे हैं, एकदम सही हैं और कोई ऐसे हालात ख़राब भी नहीं है। अब मान लो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हमारे आपस में जो रिलेशंस हैं यूके और इंडिया के वो ख़राब हो जाते हैं, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ आपको। तो ये जो अगर रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं तो इस जगह पे क्या बोला जाएगा कि हमने जो ट्रीटीज़ की थी ना पहले, जब हमारे रिलेशंस ठीक थे, हमने तब की थी, हमारे बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था। अब हमारे बीच में सब ठीक नहीं चल रहा, सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए हैं, तो अब ये जो ट्रीटीज़ हैं हम इसको अपने ऊपर बाइंड नहीं करेंगे, अब हमारे बीच में फॉलो नहीं होगी। तो यही है एक्सेप्शन किसकी, पैक्टा सन्ट सर्वेंडा की, जहाँ पे वो गुड फेथ के अंदर काम करते हैं। अब हमारे बीच में रिलेशन ही ठीक नहीं रहे तो अब हम क्यों चीज़ें फॉलो करें। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शन है उसकी, रिबस सिक स्टेंटिबस, इसको आप नोट कर सकते हो। अब कुछ कन्वेंशंस के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि सबसे फेमस कन्वेंशन कौन सी आती है, वीना कन्वेंशन। कौन से ईयर में हुई थी वीना कन्वेंशन, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रीटीज, ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज के ऊपर हुई थी 1969 के अंदर। ये जो वीना कन्वेंशन थी ये किसके ऊपर हुई थी, लॉ ऑफ ट्रीटीज के ऊपर हुई थी 1969 के अंदर। ये एक अपने आप में क्या है, लैंडमार्क कन्वेंशन है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, क्योंकि इसने क्या किया था, कॉडिफाई कर दिया था जो भी ट्रीटीज़ के ऊपर लॉ होते हैं उनको, मतलब जैसे मान लो 2 कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटीज़ हुई तो उनके ऊपर जो लॉ एप्लीकेबल है, कैसे क्या चीज़ें करनी है, उनको कोडिफाइड कर दिया था वीना कन्वेंशन ने। इसलिए आपने इसके बारे में काफ़ी बारी कहीं जगह पे सुना भी होगा कि किस तरीके से चीज़ें होती हैं। जैसे आप ट्रेडमार्क अगर अप्लाई करते हो, अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो वहाँ पे आपका जो ट्रेडमार्क होता है, जो भी सिंबल होता है, जब आप उसको अप्लाई कर देते हो, आप यहाँ पे सबमिट कर देते हो, आप पूरी कंट्री में भी तो देखोगे ना कि पूरे वर्ल्ड में भी देखोगे कोई और कहीं और यूज़ ना कर रहा हो, तो वहाँ पे वीना कन्वेंशन के हिसाब से ही भेजा जाता है पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, कि कहीं और कोई और तो यूज़ नहीं कर रहा है, किसी और को ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो इस तरीके से वीना कन्वेंशन ने कोडिफाई कर दिया था लॉ ऑफ ट्रीटीज़ को। अब ये जो वीना कन्वेंशन है ना, ये अपने आप में इसके अंदर एक प्रीएम्बल दिया गया है, ठीक है, इसको अगर आप पढ़ोगे इसके अंदर 85 आर्टिकल्स हैं और 8 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है ये। और जब ये फोर्स के अंदर आई, बनी ये, लेकिन फोर्स के अंदर कब आई, 27 जनवरी 1980 को, 1980 27 जनवरी को। और फिर तब इसको 35 स्टेट्स ने रेटिफाई किया था, 35 स्टेट्स ने, और फिर बाद में बहुत सारी नंबर ऑफ स्टेट्स इसके अंदर ऐड होती गई। और इससे पहले की अगर कोई ट्रीटीज़ है, ये इस ईयर के बाद की ट्रीटीज़ पे एप्लीकेबल है, इससे पहले की अगर कोई ट्रीटीज़ है तो वो ओल्ड लॉ के हिसाब से ही ट्रीट हो रही है। अब अगर हम एक वर्ड देखें, यहाँ पे एक वर्ड आता है जुस कॉजेंस, कॉग्नेस, जो भी पढ़ो इसको, जुस कॉग्नेस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि जैसे कि अब आपने कोई ट्रीटीज़ वगैरह करी है आपने आपस में,
ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट कॉग्निस का मतलब ये होता है कि आप अपने बीच में जो पब्लिक लॉ बनाना एक तरीके से, ये इसको आप इसके अंदर जो राइट्स हैं या पब्लिक लॉ है, इसको आप जो भी आपको राइट्स मिल रहा है इसके अंदर, इसको आप अल्टर नहीं कर सकते अपने बीच में एग्रीमेंट करके। मतलब कि ये दो कंट्री के बीच में एक कन्वेंशन बनी, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, कुछ कुछ बातें बोली इस कन्वेंशन में, इस कंट्री का एक इंडिविजुअल अलग से उठ के आया, इस कंट्री का इंडिविजुअल एक अलग से उठ के आया, उन्होंने अपने हिसाब से एक एग्रीमेंट कर लिया अपने बीच में, तो ये चीज़ नहीं होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, जस्ट कॉग्निस बोलते हैं। ये वैसे आप देखोगे तो रोमन टाइम के अंदर ट्रेस होता है। इस डॉक्ट्राइन को अगर आप पूरा पढ़ोगे, इस डॉक्ट्राइन वर्ड को, तो इसका मतलब होता है, इसको अगर पूरा पढ़ोगे तो इसको बोलते हैं जुस पब्लिकम प्राइवेटोरियम पैक्टिस म्यूटरी नॉन पोटेस्ट, कि अगर कोई भी पब्लिक लॉ या राइट है उसको आप अल्टर नहीं कर सकते अपने प्राइवेट एग्रीमेंट करके, प्राइवेट पर्सन आपस में एग्रीमेंट करके उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम आगे देखें, ये चीज़ आपको कहाँ पे और मिल जाएगी, वीना कन्वेंशन में भी मिल जाएगी। अगर आप वीना कन्वेंशन के आर्टिकल 53, 64, 66 पढ़ोगे तो ये चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे हम एक और टर्म पढ़ते हैं, रिबस सिक्स टेनिबस। ये अभी मैंने आपको पहले भी पढ़ा, इसका मतलब क्या है, रिबस सिक्स टेनिबस। इसका मतलब वही है कि अगर सरकमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं तो फिर आप उसको फॉलो नहीं करोगे कन्वेंशन को। ठीक है जी। अब हम देखते हैं आगे क्या, किसको, सेकंड सोर्स को। सेकंड सोर्स का नाम क्या है, इंटरनेशनल कस्टम्स। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे कस्टम्स फॉलो होते हैं, तो यहाँ पे हमें किस तरीके से लॉ मिलता है। तो जो भी कस्टमरी रूल्स होते हैं इंटरनेशनल लॉ के, ये भी अपने आप में एक रूल्स होते हैं जो कि लॉन्ग प्रोसेस से डेवलप होते हैं। मतलब कि जैसे आप देखोगे ना कि बहुत चीज़ें बहुत लंबे टाइम के बाद जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट होती है तो बहुत लंबा टाइम लगती है, तो ये इंटरनेशनल कस्टम्स भी अपने आप में एक बहुत लंबे हिस्ट्री के बाद डेवलप होकर अपने आप में एक रूल्स डेवलप हुए जिनको हम इंटरनेशनल लॉ के अंदर एक सोर्स बोलते हैं। और अगर आप देखोगे ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो जो उसका स्टैचू है, ICJ स्टैचू है, उसका जो आर्टिकल 38.1B है, उसके अंदर भी इंटरनेशनल कस्टम को रिकॉग्निशन दी गई है और बोला गया है कि ये भी एक सोर्स है लॉ का। और अगर कोई इंटरनेशनल कस्टम है ना, तो इनके हिसाब से दो चीज़ें पूरी होनी चाहिए, तब वो इंटरनेशनल कस्टम माना जाता है। कि एक तो उसकी जो स्टेट है, जो भी स्टेट है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा हो उस चीज़ की, और दूसरी उस प्रैक्टिस की एक्सेप्टेंस हो, उसको माना जा रहा हो, तो वो हम उसको इंटरनेशनल कस्टम बोल सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ना दो फेमस केस आते होंगे, पूरे फैक्ट्स तो नहीं बताऊंगा लेकिन नाम और थोड़ी सी चीज़ बताऊंगा कि उसके अंदर कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने। देखिए एक केस आता है वेस्ट रैंड सेंट्रल गोल्ड माइनिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस आर। इसके अंदर क्या था कि यहाँ पे एक टेस्ट किया गया जिससे कि हमें पता चला कि जो कस्टम्स हैं वो कैसे इंटरनेशनल लॉ बनाते हैं। तो कोर्ट ने हेल्ड किया जो वैलिड इंटरनेशनल कस्टम्स हैं, जो भी इंटरनेशनल कस्टम है वैलिड जो हैं, उनके लिए नेसेसरी है कि उनको ये प्रूव करना है, ये बोलने के लिए कि ये एक इंटरनेशनल लॉ का सोर्स बने, कि उनके पास सेटिस्फैक्ट्री एविडेंसेस हैं। जो भी ये बोल रहा है कि ये कस्टम्स जो हैं ये फॉलो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको ये प्रूव करना पड़ेगा कि उनके पास सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस है कि ये जो कस्टम है इस नेचर के हैं कि इसको जर्नल कंसेंट रिसीव हुई है, कि सभी लोग जो हैं स्टेट के उसकी कंसर्न देते हैं कि हाँ ये इस तरीके से होता है, और कोई भी सिविलाइज स्टेट उसको अपोज ना करे। तो ये इस केस के अंदर बोला गया कि तो वो इंटरनेशनल लॉ माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि सोर्स है। और दूसरा केस अगर हम देखें तो ये राइट ऑफ पैसेज का केस आता है जो इंडियन टेरिटरी के ऊपर से निकलता है। मतलब कि राइट ऑफ पैसेज केस ओवर इंडियन टेरिटरी केस, जिसको हम पोर्तुगल वर्सेस इंडिया का केस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था उसने पॉइंट आउट किया था कि अगर कोई भी इस तरीके का मैटर होता है जहाँ पे कोई प्रैक्टिस फॉलो होती है, तो जो दोनों स्टेट होती हैं वहाँ पे ये देखा जाएगा कि दोनों स्टेट आपस में कितने टाइम से उस चीज़ को रिपीटेडली कर रहे हैं, कितने लॉन्ग टाइम से उसको रिपीटेडली फॉलो कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो अपने आप में क्या बन जाएगा, एक बाइंडिंग कस्टमरी रूल बन जाएगा कि आप इतने टाइम से ये चीज़ कर रहे हो तो अब आपके ऊपर ये बाइंडिंग कस्टमरी रूल है। तो एक तरीके से वो बाइंडिंग कस्टमरी रूल मतलब कि एक इंटरनेशनल लॉ वहाँ से बन गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से इंटरनेशनल कस्टम्स भी अपने आप में इंटरनेशनल लॉ का सोर्स होते हैं। उसके बाद जो तीसरा सोर्स हमने पढ़ा था वो कौन सा है, तीसरा सोर्स हमने पढ़ा है उसका नाम है जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, जिनको सिविलाइज्ड नेशन ने रिकॉग्निशन दी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं जहाँ पे रिकॉग्निशन मिलती है सिविलाइज्ड नेशंस के द्वारा,
ये एक ऐसा सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज अराइज हुई। अगर आपको जनरल प्रिंसिपल्स बताऊं जो कि कोई सिविलाइज नेशन रिकॉग्नाइज करता है, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन आप देखते हो, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है कि आप किसी टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हो अगर मतलब कि आपके पास उसकी एडवर्स होल्डिंग होती है। कैसे? पीसफुली बिना किसी प्रोटेस्ट के आपने बहुत लंबे टाइम तक अगर किसी प्रॉपर्टी को एंजॉय कर लिया तो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। ठीक है, ये क्या है? एक जनरल प्रिंसिपल है जो कि रिकॉग्नाइज किया गया सिविल नेशंस के द्वारा। इसी तरीके से आप रेस जुडिकाटा देखते हो जो हम इंडिया के अंदर भी देखते हैं, प्रेस्क्रिप्शन भी हम इंडिया में देखते हैं कि अगर कोई चीज़, कोई फाइनल जजमेंट आ गया है कोर्ट का, कंपेटेंट कोर्ट का, तो उसको फिर दोबारा से कोर्ट में किसी और तरीके से लेके नहीं जाया जाएगा। इसी तरीके से एस्टॉपल की बात बोलते हो कि एक बार एक पार्टी ने एक बात बोल दी, एक बार कोई एविडेंस ले आया, कोई चीज़ कर दी, तो वो चीज़ से उससे चेंज नहीं होगा। तो ये सब क्या है? ऐसे प्रिंसिपल्स हैं लॉ के जो कि रिकॉग्नाइज किए गए हैं सिविल नेशंस के द्वारा। इनको फॉलो करके भी इंटरनेशनल लॉ के अंदर बहुत सारे चीज़ें आती हैं। यहाँ पे आप बहुत सारे केसेस भी पढ़ सकते हो, उनको भी डिस्कस करना यहाँ पे इतना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आइसलैंड ऑफ पाल्मास केस, लीगल स्टेटस ऑफ ईस्टर्न ग्रीनलैंड का केस, और सर्बियन एंड ब्राज़ीलियन लोन केस देख सकते हो, और टेम्पल ऑफ प्रेशवियार देख सकते हो। तो बहुत सारे केसेस हैं इस तरीके के। और इसके बाद जो हमारे पास तीसरा सोर्स आता है, चौथा सोर्स आता है, वो कौन सा है? डिसीजंस ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स एंड जुरिस्टिक वर्क्स। तो इस तरीके के जो डिसीजंस होते हैं वहाँ से भी हमें मिलता है। और पांचवा सोर्स कौन सा आता है? जो डिसीजंस या डिटर्मिनेशन किए जाते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, जैसे यूएनओ हैं, और जो भी इनके द्वारा किए जाते हैं ना, वो सब होते हैं। इनके बारे में अभी हम डिटेल में आगे अलग से एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस वाले टॉपिक को कवर किया। हमारे अभी 3 टॉपिक्स कवर हो गए। हमने देखा कि क्या मीनिंग होता है इंटरनेशनल लॉ का, और उसके बाद हमने देखा कि क्या सब्जेक्ट है और क्या सोर्सेज हैं। अब हम देखते हैं कि क्या रिलेशंस होते हैं इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ में, मतलब कि जो लोकल लॉ होते हैं, इन दोनों के बीच में किस तरीके के रिलेशंस होते हैं। इंटरनेशनल लॉ क्या होते हैं? अब इतना सारा आप समझ के आ गए कि कोई भी जो सिविलाइज स्टेट्स होती हैं आपस में अपने रिलेशंस बनाती हैं, उनको एस्टेब्लिश करती हैं, उन चीज़ों को फॉलो करती हैं कि ऐसी ऐसी सिचुएशन अराइज होंगी तो हम इन चीज़ों को करेंगे। म्युनिसिपल लॉज क्या होते हैं? जो किसी भी कंट्री के अंदर लोकली फॉलो हो रहे होते हैं, जो लेजिस्लेचर वहाँ के बनाती है। तो अब इसके लिए ये जो इन दोनों के बीच के रिलेशन है ना, इसके लिए अलग अलग थ्योरीज आई इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ के रिलेशन के बीच में। इन थ्योरी का नाम बताऊँ तो कौन कौन सी है? मोनिस्टिक थ्योरी, ड्यूअलिस्टिक थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, डेलीगेशन थ्योरी, हार्मोनाइजेशन थ्योरी। ये सब थ्योरीज हैं और इसके अंदर कुछ केसेस हैं, वो अगर लगता है डिस्कस करने लायक है तो करता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं मोनिस्टिक थ्योरी। इन्होंने क्या बोला, जो मोनिस्टिक थ्योरी हैं, कि जो दोनों ही सिस्टम है, जो दोनों ही लीगल सिस्टम है, चाहे वो म्युनिसिपल लॉ है या इंटरनेशनल लॉ है, ये क्या है? एक सिंगल लीगल स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्या है? सिंगल लीगल स्ट्रक्चर का पार्ट। और इसके अंदर सबसे मेन किसकी थ्योरी आती है? फोरमोस्ट एक्सपोनेंट जिसको आप बोल सकते हो, वो कौन है? केल्सन है। केल्सन की आपको थ्योरी पता होगी, हमने पढ़ी थी। ग्रैंड नॉर्म की थ्योरी आती है, जो बोलते हैं कि एक लॉ जो होता है दूसरे लॉ से अपने आप को ड्राइव करता है। मतलब कि एक मेन लॉ होता है, उसी से बाकी लॉ ड्राइव करते हैं। जैसे इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन से बाकी लॉज ड्राइव होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो प्रीएम्बल है वहां से बाकी सारे जो आर्टिकल्स वगैरह है वो ड्राइव हुए हैं। तो वो क्या है? ग्रैंड नॉर्म है। तो वहां पे प्रिंसिपल फॉलो होता है। तो इन्होंने ये बोला मोनिस्टिक थ्योरी ने कि जो म्युनिसिपल लॉ है ये अपने आप में क्या है? इंफीरियर है। किसके? इंटरनेशनल लॉ के। यहीं से सारे जो अगर आप फॉलो करोगे जैसे पिरामिड बनेगा, ऊपर जिस लॉ से नीचे वाला लॉ निकल रहा है वो लॉ आते जाएंगे। तो यहाँ पे इनके हिसाब से ये चीज़ फॉलो होती है। किसके हिसाब से? मोनिस्टिक थ्योरी के हिसाब से। उसके बाद जो ड्यूअलिस्टिक थ्योरी आती है, इनके हिसाब से जो इंटरनेशनल लॉ और म्युनिसिपल लॉ है ये अपने आप में अलग अलग हैं, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। इनके हिसाब से तो ये जैसे मोनिस्टिक किससे निकला? इंटरनेशनल से निकला मोनिस्टिक के हिसाब से। ड्यूअलिस्टिक के हिसाब से ये अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट आए हैं और दोनों को ही किसी आपस में किसी और से वैलिडिटी या अथॉरिटी नहीं मिलती। ये अपने आप में एक दो अलग अलग सिस्टम है, अपने आप में अलग अलग तरीके से एमर्ज हुए हैं। दोनों के ही अलग अलग सोर्सेज हैं, दोनों के ही अलग अलग एरिया हैं, दोनों ही के ही अलग अलग मेथड्स हैं कि किस तरीके से वो आए हैं, और दोनों के अंदर अलग अलग तरीके से पनिशमेंट मिलती है और क्या क्या चीज़ें होती हैं दोनों में अलग है।
अब देखिए जो मोनिस्ट थे उनका जो स्टैंड था वो यूनिफॉर्म नहीं था। कैसे? इनके हिसाब से क्या था, जो मोइनिस्ट थे कि इन्होंने एक जनरल हिरार्की बोली और जो लीगल रूल्स हैं वो इसी हिसाब से आते हैं, और इन्होंने प्रायोरिटी किसको दी? इंटरनेशनल लॉ को दी, कि इंटरनेशनल लॉ से जो म्युनिसिपल लॉज होते हैं वो ड्राइव होते हैं। लेकिन ड्यूलिस्ट जो थे उन्होंने बोला कि जो स्टेट लॉ होते हैं उन्हीं के कारण एक स्टेट बनती है, एक सॉवरन बनता है, इसलिए जो म्युनिसिपल लॉज होते हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। इसी अगर ये नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो कोई स्टेट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और उसके बाद आप किसके साथ इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करोगे। तो इनके हिसाब से म्युनिसिपल लॉज को इन्होंने वैल्यू दी, और किसने? ड्यूलिस्टिक ने। और मोइनिस्ट ने किसको दी? इंटरनेशनल लॉ को दी। उन्होंने बोला कि इसी से ये निकले हैं। उन्होंने बोला कि जब तक कोई स्टेट ही नहीं बनेगी तो फिर आप इंटरनेशनल लॉ को क्या करोगे। उसके बाद हमारे पास थ्योरी कौन सी आई? तीसरी थ्योरी आई ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी। इनके हिसाब से क्या आता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी है, इन्होंने बोला कि अगर कोई भी इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना है किसी भी जगह पे, तो इंटरनेशनल लॉ को आपको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, उनको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो म्युनिसिपल लॉज के ऊपर या म्युनिसिपल एरिया के अंदर, लोकल एरिया के ऊपर अप्लाई हो सके। अगर वो म्युनिसिपल लॉ से मैच नहीं करेंगे, उसके जैसे नहीं होंगे, तो फिर उनको अप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास चौथी थ्योरी आई डेलीगेशन थ्योरी। कौन सी थ्योरी आई? डेलीगेशन थ्योरी। अब देखिए डेलीगेशन थ्योरी, इन्होंने मोइनिस्टिक थ्योरी को सपोर्ट किया। जो मोइनिस्टिक थ्योरी हमने पढ़ी थी, जिन्होंने किसको मेन वैल्यू दी थी? इंटरनेशनल लॉ को। और इन्होंने क्रिटिसाइज किया ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी और ड्यूलिस्टिक थ्योरी को। इन्होंने बोला कि जो इंटरनेशनल लॉ है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, और ये सभी स्टेट्स के ऊपर एप्लीकेबल है। इसी के हिसाब से जो म्युनिसिपल लॉज है वो बनने चाहिए। ऐसे ही अगर जो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है वो अपने आप को चेंज नहीं करता म्युनिसिपल लॉज के हिसाब से, म्युनिसिपल लॉज को अपने आप को चेंज करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से। तो ये बात बोली डेलीगेशन थ्योरी के अंदर। इसके बाद हमारे पास थ्योरी आती है हार्मोनाइजेशन थ्योरी। ये थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है। इन्होंने क्या बोला कि ना ही हम ऐसे बोलेंगे कि म्युनिसिपल लॉ या फिर इंटरनेशनल लॉ की सुपरमेसी है, मतलब दोनों में से किसी की सुपरमेसी नहीं है। ये दोनों जो है आपस में किसके लिए एप्लीकेबल है? ह्यूमन बीइंग के लिए एप्लीकेबल है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि कोई सुपर है या कोई ऊपर है, ऐसी कोई चीज़ नहीं बोल सकते। और इनको इस तरीके से लॉज बनाने चाहिए जिस तरीके से जो इंटरनेशनल लॉ है और म्युनिसिपल लॉज है आपस में कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, और वो आपस में हार्मोनाइज करें। इसको करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है कि एक तो जो जजेस हैं वो एलिमिनेट कर दें जो भी कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है दोनों के बीच में, अपनी जो भी ज्यूरिस्टिक रीजनिंग देके उनको एलिमिनेट कर दें। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो भी म्युनिसिपल लीगल सिस्टम है, जो भी म्युनिसिपल लॉज बने, जो हमारा लेजिस्लेचर बना सकता है, वो किस हिसाब से बनाए? इंटरनेशनल लॉ को देखते हुए बनाए कि उनके साथ वो कॉन्ट्रडिक्ट ना करे, और अगर कहीं पर वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं तो उसको वो अमेंड कर ले, क्योंकि अमेंड करना ईजी है, जबकि अगर कोई इंटरनेशनल चीज़ है उसको चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। किसी कंट्री में कुछ और रूल्स होंगे, किसी में कुछ और रूल होंगे, तो आप अपने आप को चेंज कर लो। हार्मोनाइजेशन थ्योरी ने ये बोला, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं रिकॉग्निशन के ऊपर। ये पांचवा टॉपिक है हमारा, क्या? रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे क्या देखना है हमने कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है, मान लीजिए कि कोई कंट्री एग्जिस्ट कर रही है, वो एक्नॉलेज करती है, रिकॉग्निशन देती है, एक्नॉलेज करती है किसी और पॉलिटिकल एंटिटी को कि भाई कोई और पॉलिटिकल स्टेट भी एग्जिस्ट करती है। और ये जो रिकॉग्निशन दे रही है किसी भी ओवर्ट और कोवर्ट एक्ट से दे सकती है। ओवर्ट जो दिखने वाला, कोवर्ट जो ना दिखने वाला, इस तरीके के एक्ट से वो रिकॉग्निशन दे सकती है। इसी को हम रिकॉग्निशन बोलते हैं कि किसी स्टेट की एग्जिस्टेंस को, उसकी पॉलिटिकल एंटिटी को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, हम मान रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करती है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? रिकॉग्निशन बोलते हैं। तो हमारे सामने यहाँ पे एक कन्वेंशन आती है जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 की है। इसने बोला कि अगर कोई भी स्टेट जो है वो तभी मानी जाएगी जब वो 4 क्वालिफिकेशंस उसके पास हों, पजेस करती हो। कौन कौन सी? पहली, उसके पास एक परमानेंट पॉपुलेशन हो। दूसरी, उसके पास एक डेफिनाइट टेरिटरी हो कि कितने एरिया उसके पास है। तीसरी चीज़, उसके पास एक गवर्नमेंट हो। और चौथी, वो इस कैपेसिटी के अंदर हो कि वो किसी और स्टेट के साथ रिलेशंस के अंदर एंटर करने के लिए काबिल हो। अगर ये 4 चीज़ें होंगी तो वो स्टेट मानी जाएगी, अदरवाइज वो नहीं मानी जाएगी। ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के हिसाब से बोला गया कि ये 4 चीज़ें पजेस करनी है तभी वो स्टेट मानी जाएगी। तो थ्योरीज ऑफ रिकॉग्निशन देखें तो हमारे पास 2 थ्योरीज आती हैं रिकॉग्निशन की। 2 थ्योरीज आती हैं रिकॉग्निशन की। पहली थ्योरी कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी। कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी आती है। और दूसरी थ्योरी हमारे पास जो आती है उसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटरी थ्योरी। डिक्लेरेटरी
डिक्लेरेटरी थ्योरी। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी को समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी क्या होती है। इसके हिसाब से एक एंटिटी जो होती है वो स्टेट कब बनती है, जब उसको अदर जो स्टेट्स है ना वो रिकॉग्नाइज कर देती है, रिकॉग्निशन दे देती हैं। और यहाँ पे वो इप्सो फैक्टो नहीं बनती कि अपने आप में बोला कि उसके पास एसेंशियल एट्रीब्यूट्स हैं स्टेटहुड के इसलिए वो बन गई, तो वो नहीं बनेगी। जब दूसरी स्टेट उसको रिकॉग्निशन देंगी तभी वो बनेगी। इस चीज़ को बहुत सारे लोगों ने आगे सपोर्ट किया, जैसे कि हेगल, एंजिलियोटी, ओपियम ने, इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने आगे इसको सपोर्ट किया। तो अब जो दूसरी वाली है डिक्लेरेटरी, इसके अंदर क्या होता है, इस थ्योरी के हिसाब से जो किसी की स्टेटहुड है या अथॉरिटी है जिसके अंदर जो नई गवर्नमेंट बनी, एग्जिस्ट करी, जो पहले से कर रही है, उसी हिसाब से इसको हम रिकॉग्निशन दे देते हैं। ये जो कोई और इसको रिकॉग्निशन दे रहा है नहीं, सिर्फ एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट है। तो इसके लिए क्या रूल्स इसके पीछे फॉलो होते हैं कि जब भी इस तरीके का कोई केस डिसाइड होगा जहाँ पे हम देखेंगे कि कोर्ट की रिकॉग्निशन मांगेगी कि ये स्टेट है या नहीं है, तो कोर्ट किस चीज़ को देखेगा कि जिस दिन इसको कंसीडर कर रहे हैं उस दिन क्या ये स्टेटहुड की जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको फुलफिल कर रहा था, और दूसरी स्टेट जो इसको रेलिवेंसी दे रही है, कंसीडर कर रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका जो इफेक्ट होगा, ये जो रिकॉग्नाइज किया गया, रिकॉग्निशन की गई किसी स्टेट की, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, पिछली डेट से इफेक्ट होगा, आज से नहीं होगा। आगे तो होगा ही होगा, पीछे से भी इफेक्ट होगा इसका। तो इन दो चीज़ों को देखा जाएगा। तो ये होगी कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी, जब दूसरे आपको बोल रहे हैं। डिक्लेरेटरी थ्योरी आपने खुद को बोल दिया, एविडेंटरी थ्योरी भी जिसको हम बोलते हैं। अब देखिए, जो रिकॉग्निशन होती है ना, ये कई टाइप्स की होती हैं, फॉर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन इनको आप बोल सकते हो। तो अगर देखा जाए तो बेसिकली 4 तरीके की रिकॉग्निशंस आती हैं। उन 4 के नाम क्या है? एक होती है एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, एक होती है इम्प्लाइड रिकॉग्निशन, एक होती है कंडीशनल रिकॉग्निशन, और एक होती है प्री मैच्योर और प्रीसेप्शिएट रिकॉग्निशन, या प्री मैच्योर रिकॉग्निशन भी इसको आप बोल सकते हो। अब देखिए, ये 4 जो फॉर्म्स है रिकॉग्निशन की, ये कैसे समझाई जाती हैं। एक्सप्रेस रिकॉग्निशन, देखिए क्या होता है, जब कोई एग्जिस्टिंग स्टेट होती है, मान लीजिए पहले से कोई एक स्टेट एग्जिस्ट कर रही है, जब ये स्टेट अपने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेती है नोटिफिकेशन निकाल के कि ये जो दूसरी वाली स्टेट, ये जो जगह है, ये भी अपने आप में स्टेट है, तो इसको एक्सप्रेस रिकॉग्निशन बोल देते हैं कि इसने नोटिफिकेशन निकाल के रिकॉग्नाइज किया कि ये अपने आप में एक स्टेट है। जैसे कि इंडिया ने किसको रिकॉग्नाइज किया था? दिसंबर 6, 1971 1971 में बांग्लादेश को रिकॉग्नाइज किया था। ये ट्रीटी से, बाइलेटरल ट्रीटी से भी हो सकता है, एग्रीमेंट से भी हो सकता है। तो जैसे इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया था, इस तरीके से एक्सप्रेस रिकॉग्निशन हो सकता है। एक होता है इम्प्लाइड रिकॉग्निशन। इम्प्लाइड रिकॉग्निशन होता है कि जहाँ पे आप अपने एक्ट से रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि हाँ, ये जैसे उसके साथ इस तरीके से बिहेव कर रहे हो जैसे एक स्टेट के साथ करते हो, तो अपने एक्ट से आप कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इम्प्लाइड रिकॉग्निशन। एक होता है कंडीशनल रिकॉग्निशन, जहाँ पे आप उसको बोलोगे कि आपको ना कुछ सर्टेन चीज़ों को, सर्टेन कंडीशंस को फुलफिल करना होगा, और साथ ही साथ जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है एक स्टेटहुड की, उसको तो करना ही करना होगा, इसके अलावा कुछ कंडीशंस को और भी पूरा करना होगा, तो हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे कि आप अपने आप में एक स्टेट हैं। जैसे कि 1878 के अंदर देखा गया था कि जर्मनी ने बल्गेरिया और रोमेनियन को रिकॉग्नाइज किया था, जो भी उनके पास कंडीशन है स्टेटहुड की उनको पूरा करते हुए। साथ में ये बोला था कि आपको एक कंडीशन और पूरी करनी होगी कि आपको अपने जो सिटीजन्स हैं उनको रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करना होगा। लेकिन ये जो कंडीशनल रिकॉग्निशन होती है, इसके अंदर बहुत चांसेस होते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को ब्रीच किया जाए, क्योंकि एक बार जब उसको स्टेट की रिकॉग्निशन मिल गई तो अब वो कुछ भी करे, अब उसको कौन रोक सकता है। और एक होता है प्री मैच्योर रिकॉग्निशन। इसके अंदर क्या होता है कि उस जिस स्टेट को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो एज अ स्टेट, उसके पास सभी एट्रीब्यूट्स या सभी क्वालिटीज़ या जो भी कंडीशंस होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो उसने पूरी नहीं कर रखी होती है, सभी चीज़ें नहीं होती उसके बावजूद भी आपको उसको रिकॉग्निशन दे देते हो कि हाँ, ये अपने आप में क्या है? एक स्टेट है। जैसे कि इजराइल को रिकॉग्निशन मिली थी यूनाइटेड स्टेट से, कौन से ईयर में? 1948 के अंदर। तो ये तरीके होते हैं कि आप किस किस तरीके से रिकॉग्निशन दे सकते हो। अब देखिए, जो रिकॉग्निशन देने के तरीके होते हैं, ये भी 2 तरीके दिए गए हैं, जिनको हम बोलते हैं मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन। तो ये जो मोड्स ऑफ रिकॉग्निशन है, 2 तरीके के, एक होता है डी फैक्टो और एक होता है डी जूरे। 2 तरीके से किसी को रिकॉग्निशन दी जाती है, किसी स्टेट को, कि वो स्टेट है या नहीं है। अब डी जूरे और डी फैक्टो रिकॉग्निशन क्या होती है, ये हम देखते हैं। जो डिफेक्टो रिकॉग्निशन होती है, जो हम फर्स्ट वाली रिकॉग्निशन दे रहे हैं, ये ना अपने आप में प्रोविजनल रिकॉग्निशन होती है। जो डिफेक्टो रिकॉग्निशन होती है, मतलब कि जो इसको रिकॉग्निशन दी जा रही है जो स्टेट की या गवर्नमेंट की, तो अगर वो चीज़ों को
प्रोविजनली या टेम्परेरीली ये दी जाएगी, जितने भी वो कंडीशंस वगैरह उसको पूरी करिए तब तक उसके पास है, फ्यूचर के अंदर उसको वो सारी चीज़ें पूरी करनी है, रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, तो वो तब तक स्टेट कहलाएगी। तो ये प्रोविजनली दी जाती है एक तरीके से आप बोल सकते हो कंडीशंस लगा के दी जाती है। और डी जूरे होती है कि अगर आपने एक बार इसको रिकॉग्निशन दे दिया, आपने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया, इसने सभी कंडीशंस पूरी कर ली, तो अब ये अपने आप में स्टेट बन गई और ये एक तरीके की फुलेस्ट काइंड ऑफ रिकॉग्निशन होती है। अब आप इसको रिवोक नहीं कर सकते, ये फाइनल होती है, आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते, एक बार ही दे दी तो दे दी। तो ये क्या है, प्रोविजनल है, इसको आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो डी जूरे है उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जैसे अब होता है ना कि कई नई स्टेट रिवोल्ट वगैरह करके आ जाती हैं, तो उनको डी फैक्टो रिकॉग्निशन दी जाती है कि बाद में शायद उनको विड्रॉ कर लिया जाए। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो पीसफुली इस तरीके से, मतलब सही तरीके से एक तरीके से आती हैं, तो उनको हम डी जूरे रिकॉग्निशन देते हैं। और जो डी फैक्टो रिकॉग्नाइज स्टेट्स होती हैं वो अपने आप में फुली डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एस्टैब्लिश नहीं कर सकती, लेकिन अब जो डी जूरे मिली वो अपने आप में एक स्टेट बन गई, तो वो फुली रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस अपने आप में एस्टैब्लिश कर सकती है। और जो फुली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ होती हैं वो ग्रांट नहीं की जाती किनको, डी फैक्टो रिकॉग्नाइज स्टेट्स को। जैसे कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना इन स्टेट के, इनको फुल डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ दी जाती हैं, जैसे कि यूएस से कुछ इम्यूनिटीज़ देता है, तो वो इनको नहीं देगा, लेकिन जो डी जूरे से रिकॉग्नाइज होंगी उनको वो इम्यूनिटीज़ मिलेंगी। और जो डी फैक्टो रिकॉग्नाइज स्टेट्स होती हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं होती, लेकिन डी जूरे के अंदर होती है। और जो डी फैक्टो रिकॉग्नाइज स्टेट्स होती हैं, तो जो भी रिकॉग्नाइजिंग स्टेट है जो उसको रिकॉग्निशन दे रही है, उसके ओपिनियन के हिसाब से उसको जो डी जूरे के डी फैक्टो के हिसाब से जिसको रिकॉग्निशन मिल रही है वो कंडीशंस उसको पूरी करनी पड़ेगी, वो रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी होता है डी फैक्टो डी जूरे रिकॉग्निशन में। तो किसी स्टेट को डी फैक्टो रिकॉग्निशन मिलती है, किसी स्टेट को डी जूरे रिकॉग्निशन मिलती है। और अगर एक बार किसी को डी जूरे रिकॉग्निशन मिल गई तो उसको विड्रॉ नहीं किया जा सकता, लेकिन डी फैक्टो मिली है तो उस रिकॉग्निशन को विड्रॉ किया जा सकता है। मतलब कि जनरली स्पीकिंग इररिवोकेबल वो होती है, मतलब कि जो डी फैक्टो है उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। आपने दे दिया, वो कुछ चीज़ें पूरी नहीं कर रहा तो आप इसको विड्रॉ कर लो। डी जूरे को आप नहीं कर पाओगे, डी फैक्टो को आप कर पाओगे। तो डी जूरे और डी फैक्टो में आई होप आपको डिफरेंस समझ आया हो। यहाँ पे हमारा रिकॉग्निशन वाला टॉपिक खत्म होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताता हुआ चलूँ, क्योंकि सभी चीज़ें करना तो थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब हम आते हैं लॉ ऑफ सी के ऊपर, समुद्र के कानून को समझेंगे हम। लॉ ऑफ सी। अब लॉ ऑफ सी क्या होता है? जैसे कि हम देखते हैं कि शुरू से ही हमने देखा है कि ट्रेड या जो भी हमारा आपस में ट्रैवल करना होता है वो किसके थ्रू होता है? सी के थ्रू होता है। तो इसलिए इसका भी लॉ को रिकॉग्नाइज करना, यहाँ पे भी लॉ बनाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले लॉ बना जिनीविया के अंदर, जिसको हम जिनीविया कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी बोलते हैं, जो 1958 के अंदर बना, वो किसके द्वारा बनाया गया था? इंटरनेशनल लॉ कमीशन की मीटिंग के अंदर 1958 के अंदर ड्राफ्ट किया गया था। इसको जो था 82 स्टेट्स ने अटेंड किया था और उन्होंने 4 कन्वेंशंस को अडॉप्ट किया था जिनीविया कन्वेंशन के अंदर। कौन कौन सी? कन्वेंशन ऑन टेरिटोरियल सी एंड कंटीजियस जोन। पहली चीज़ क्या? कन्वेंशन ऑन टेरिटोरियल सी एंड कंटीजियस जोन। दूसरी चीज़ कन्वेंशन ऑन द हाई सीज। तीसरी चीज़ कन्वेंशन ऑन फिशिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ लिविंग रिसोर्सेज। और चौथा जो उन्होंने कन्वेंशन बनाया वो बनाया कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर। लेकिन इन्होंने जो ब्रेथ का इश्यू होता है टेरिटोरियल सी का या फिशरी जोन का होता है, उस चीज़ को अनडिसाइडेड छोड़ दिया था, तो उससे आगे प्रॉब्लम्स भी आई थी। अब देखिए हमें कुछ टर्म्स को समझना है जब हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं, इन कन्वेंशंस को समझ रहे हैं। अब देखिए पढ़ना तो अलग बात है, डीप में कन्वेंशंस को आप पढ़ोगे वो तो हमसे क्वेश्चंस पूछेगा भी नहीं वो एग्जाम में। अब यहाँ पे हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। क्या? जैसे कि टेरिटोरियल सी का मतलब क्या होता है, ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी कितनी होती है, जियोग्राफिक कंसिडरेशंस क्या होती हैं, कंटीजियस जोन क्या होता है। बाकी यहाँ पे हमें एक आर्टिकल 33 ऑफ 1982 का जो कन्वेंशन है उसको पढ़ेंगे, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होता है,
इंडिया की क्या पोजीशन है कॉन्टिनेंटल शेल्फ के अंदर, और ईजेड क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और हाई सीज क्या होते हैं। तो इन चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे, और इसके बाद हम अपने आखिरी टॉपिक को देखेंगे, यूएन एंड इट्स ऑर्गन्स को। तो अब देखिए, सबसे पहले हम टर्म को समझते हैं, टेरिटोरियल सी। टेरिटोरियल सी, इसका मतलब होता है कि जैसे एक कोस्टल स्टेट है, मान लो जैसे इंडिया इस तरीके से कोस्टल स्टेट यहाँ से ऐसे ऐसे करके आता है, तो जितना भी ये सी बेल्ट इसके आसपास आ रही है ना, ये आसपास आज से जो सी बेल्ट निकल रही है इसके, इस कंट्री के जो बिल्कुल एडजेसेंट है उसके, उसको हम क्या बोलेंगे, टेरिटोरियल सी बोलेंगे। यहाँ पे जो भी पावर्स होंगी ना, सॉवरेनिटी होगी, वो इसी कोस्टल स्टेट के पास होगी। जैसे इंडिया के पास जितना एरिया है यहाँ पे इससे पास से निकल रहा है, इसकी सॉवरेनिटी किसके पास है, इस टेरिटोरियल सी की इंडिया के पास है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ छोड़ी जाती है, इनोसेंट पैसेज की, क्योंकि जैसे कोई शिप वगैरह जा रही है उसका रास्ता यहीं से निकलता है, तो वो पैसेज की यहाँ पे राइट दिया जाता है। बाकी जो भी इसके ऊपर राइट्स होते हैं इस टेरिटरी के ऊपर, वो किसके होते हैं, कोस्टल, जो कोस्टल स्टेट है जिसके पास से वो निकल रहा है वो उसके होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी। ये जो टेरिटोरियल सी है इसकी ब्रेथ कितनी होती है, तो ये अलग अलग जैसे इश्यूज के अंदर रही। अगर हम 18वीं सेंचुरी के अंदर देखें तो ब्रेथ ऑफ टेरिटोरियल सी को एक्सटेंड किया गया था कैनन शॉट के हिसाब से। अगर एक कैनन को आप एकदम एंड में रख के, जो कोस्टल एरिया वहाँ पे रख के शॉट करोगे ना, तो वो 3 नॉटिशियल माइल्स तक जाती है। तो ये बोला गया कि जहाँ तक हमारी कैनन जा रही है वहाँ तक हमारा ब्रेथ हो जाएगा टेरिटोरियल सी का। तो ये एक तरीके से 18वीं सेंचुरी की सोच थी कि इस तरीके से 3 नॉटिशियल माइल्स तक जो है ब्रेथ होगी टेरिटोरियल सी की। यहाँ पे अगर हम बात करें जियोग्राफिक कंसिडरेशंस की, मान लीजिए कि क्या है कि अगर हम जियोग्राफिकल करेक्टर को देखें किसी कोस्ट के, वो इस तरीके से हैं कि ना वो आइसलैंड है, और आइसलैंड ना आपस में बहुत सारे कटे हुए हैं। जैसे आप इंडिया के अंदर भी देखोगे एंड में कौन सा लक्षद्वीप आता है, वो बहुत सारे आइसलैंड कटे हुए आइसलैंड्स हैं। तो यहाँ पे आप किस तरीके से मेज़र करोगे कि कैसे टेरिटोरियल सी होगा, तो आप क्या करोगे, बेस लाइन मेज़र करोगे, बेस लाइन के ऊपर फिर पॉइंट्स लगाओगे और उनके ऊपर से एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे, और उस हिसाब से फिर डिटरमाइन करोगे कि क्या एरिया होगा। और ये ज़्यादातर कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के हिसाब से। फिर हमारे पास आता है कंटिजियस जोन। क्या होता है कंटिजियस जोन, का मतलब क्या होता है, तो ये जो होते हैं ना कंटिजियस जोन, ये क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मान लीजिए इंडिया का नीचे का एरिया है, तो ये जो एरिया बिल्कुल जो इससे एडजेसेंट है, ये क्या है, टेरिटोरियल सी है। इस टेरिटोरियल सी के बाद का जो एरिया ना, इसको हम कंटिजियस जोन बोलेंगे। ये कंटिजियस जोन जानना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ना इसके कुछ राइट्स मिलते हैं, कुछ राइट्स मिलते हैं स्टेट को, जो कोस्टल स्टेट होती है। ये क्यों मांगती है राइट्स, या क्यों राइट दिए गए होते हैं, ताकि ये जो अपना एडजेसेंट एरिया है ना, जो टेरिटोरियल सी है, इसको ये सेव कर सके। क्योंकि अगर ये राइट्स यहाँ नहीं मिलेंगे इसको, कुछ ये राइट जो बिल्कुल इसके कंटिजियस जोन के अंदर है, तो फिर जो उसका टेरिटोरियल सी है उसको सेव करना, या जो भी उसके इंटरेस्ट है उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके काम करने के लिए जो भी उसने करना है उसके अंदर, उसको वो नहीं कर पाएगा। इसलिए कंटिजियस जोन का कंसेप्ट जो है हमारे सामने आया। उसके बाद अगर हम देखें आर्टिकल 33 ऑफ 1982 कन्वेंशन, उसने क्या बोला, ये जो अब चीज़ फॉलो होती है, जो 3 नोटिशियल माइल्स और वो सब जो चीज़ देखी थी, उसके अलावा ये चीज़ अब फॉलो होती है। कंटिजियस जोन कहाँ तक होगा, 24 नोटिशियल माइल्स तक होगा। कहाँ से, बेस लाइन से। जो आपकी बेस लाइन होगी वहाँ से आप मेज़र करोगे 24 नोटिशियल माइल्स तक। यहाँ से अब जो 24 नोटिशियल माइल्स बेस लाइन से होगा, यहाँ तक आपका कंटिजियस जोन होगा। ठीक है, 24 नोटिशियल माइल्स तक। और जो मतलब कि अगर आप देखो 24 मतलब कि जो आपका ये है ना टेरिटोरियल सी जिसको बोलते हैं, वो होता है 12 नोटिशियल माइल्स तक। तो ये जो एरिया हो गया, ये क्या हो गया, टेरिटोरियल सी हो गया। इसके आगे 12 नोटिशियल माइल्स के आगे जो और 12 नोटिशियल माइल्स है, वो किसके अंदर आ जाएंगे, कंटिजियस जोन के अंदर आ जाएंगे। तो मतलब कि पहले 12 कौन से हुए, टेरिटोरियल सी, और आगे के 12 कौन से हुए, कंटिजियस जोन हुए।
और ये कंटीजियस जोन क्यों बनाए जाते हैं, ताकि जो कोस्टल स्टेट हैं वो कोई भी जैसे इन्फ्रिजमेंट हो रही है किस चीज़ की, कस्टम्स की, फिस्कल इमिग्रेशन हो रही है किसी तरीके की गलत, कोई भी सैनिटरी रेगुलेशंस वगैरह बनाने हैं, कोई किसी को इन्फ्रिजमेंट के लिए पनिश करना है, तो इसलिए कंटीजियस जोन की चीज़ें बनाई गई। उसके बाद आता है हमारे पास कंसेप्ट किसका, कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ का मतलब क्या होता है, ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं ये इसको अगर हम डिफाइन करें तो ये जोन होता है किसके अराउंड, उस कॉन्टिनेंट के अराउंड जो कि जो लोअर वाटर के अंदर आप जाओगे ना, लोअर वाटर लाइन जो होती है, तो वहाँ से जो जब डेप्थ में जाना शुरू करते हैं, जब बिल्कुल ग्रेट डेप्थ के अंदर चले जाते हो, एकदम समुद्र की गहराइयों में चले जाते हो, तो वहाँ का जो एरिया होता है 200 मीटर तक का जो एरिया होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। और अगर आप इंडियन पोजीशन देखो कॉन्टिनेंटल शेल्फ की, तो इंडिया ने प्रोक्लेम किया था अपना कॉन्टिनेंटल शेल्फ अगस्त 1955 के अंदर, और अपनी 15th अमेंडमेंट की थी 1963 के अंदर, और इसको आर्टिकल 297 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट कर लिया था। ठीक है, और हमारे पास एक कंसेप्ट आता है EEZ का, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो होता है ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये क्या होता है 200 माइल्स तक का एरिया होता है बेस लाइन से। तो जो आपकी बेस लाइन है ना, जो बेस लाइन होती है जहाँ से मेज़र करना शुरू करते हैं फिर गहराइयों में चले जाते हैं, यहाँ से 200 माइल्स तक का जो एरिया होता है आपका, उसको हम बोलते हैं जितना भी एरिया उसके बियॉन्ड या एडजेसेंट होता है टेरिटोरियल सी का, और वो 200 माइल तक का जो एरिया होता है उसको हम अपना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। में जो भी बिजनेस वगैरह करना है वहाँ कर सकते हैं। फिर आते हैं हाई सीज़। हाई सीज़ ये होते हैं जो पूरा का पूरा पार्ट है ना सी का, पूरा जो किसी भी टेरिटोरियल या किसी भी एरिया में नहीं आ रहा, EEZ में नहीं आ रहा, तो वो सब क्या होता है, हाई सीज़ होते हैं, जहाँ पे कोई कुछ किसी का नहीं है। जैसे बिल्कुल होते हैं ना कई एरिया किसी भी कोस्टल एरिया के पास नहीं है, तो वहाँ पे सभी जो स्टेट्स होती हैं उनका एक सेम तरीके का राइट होता है, वो अपने फ्री जो भी चीज़ें हैं कर सकती हैं, नेविगेशन, ओवरफ्लाइट, इमर्जन, जो भी करना होता है, फिशिंग, कंस्ट्रक्टिंग आर्टिफिशियल आइलैंड, जो बनाना है, जो भी करना है, साइंटिफिक रिसर्च करनी है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी उनको वहाँ पे राइट्स मिलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हाई सीज़। और ये रखा गया है कि जो हाई सीज़ होंगे ना वो किस चीज़ के लिए यूज़ होंगे, जो भी पीसफुल पर्पसेस होंगे उन्हीं के लिए यूज़ होंगे, कोई भी अपनी सॉवरेनिटी या इस चीज़ों के लिए यूज़ नहीं करेगा। बेसिकली देखा जाए तो जैसे साइंटिफिक रिसर्च के काम हो गए, पीसफुल पर्पस हो गए ना, उतने होते हैं। आप देखते होगे कहीं कहीं किसी एरिया में कोई साइंटिफिक उनका वो उन्होंने पोर्ट बना रखा होता है, इस तरीके के आइसलैंड बना रखे होते हैं हाई सीज़ में, देखोगे फ्रांस का मिल जाएगा, जर्मनी का मिल जाएगा, तो वो सब यही है कि हाई सीज़ में आप ये चीज़ें बना सकते हो। अब यहाँ पे अब इसके बाद हमारा आखिरी टॉपिक आता है UN एंड इट्स ऑर्गन्स। यहाँ पे थोड़ी सी कहानी ये है कि जब हमारी 20वीं शताब्दी शुरू हुई थी, 20th सेंचुरी, जिसको 1900 का टाइम बोला जाता है, यहाँ पे हमने 2 वर्ल्ड वॉर्स देखी थी, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। तो जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी तब हमने किसको देखा था, लीग ऑफ नेशन को देखा था। लीग ऑफ नेशन को एस्टेब्लिश किया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसको हम इसलिए ना चाइल्ड ऑफ वॉर भी बोल देते हैं, कि जो वॉर के बाद या वॉर से पैदा हुआ, इसलिए चाइल्ड ऑफ वॉर भी बोल देते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या था लीग ऑफ नेशन का, कि वो दुनिया के अंदर पीस और सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करे। लेकिन ये जो लीग ऑफ नेशन था वो अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि इसके बाद भी एस्टेब्लिश होने के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी। और फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई उसके बाद हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश की जो कि म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करे, और हमारी जो दुनिया है उसके अंदर पीसफुली और पीस से जो है चीज़ें रहें, सिक्योरिटी जो है पीस से रहे, सब कुछ जो है सही से चलता रहे। तो इसके बाद जो है हमारी एक और नई चीज़ उभर कर आई जिसको हम यूनाइटेड नेशंस चार्टर बोलते हैं, ठीक है, जिसको अडॉप्ट किया गया था और साइन किया गया था 51 नेशंस के द्वारा एकदम शुरू में, जो 26 जनवरी 1945 सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के अंदर किया गया था। अब देखिए जो सैन फ्रांसिस्को की कॉन्फ्रेंस थी, ये कब हुई थी, जून 25 1945 को हुई थी, और इसको बहुत सारी स्टेट्स ने, लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स ने जो है अटेंड किया था। और इसको किसने प्रिजाइड किया था, लॉर्ड हैलीफैक्स ने प्रिजाइड किया था। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो यूएन चार्टर था उसके ऊपर वोट हुआ था, और फिर यूनानिमसली, मतलब कि पूर्ण सहमति से यूनानिमसली उसको अडॉप्ट कर लिया था। फिर ये जो अभी जो चार्टर था, अब देखिए 1945 के अंदर हुई मीटिंग, कितनी तारीख को, जून 25 को, जब इसको इस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई सैन फ्रांसिस्को में। तो जब इसके ऊपर अडॉप्ट कर लिया, लेकिन ये फोर्स के अंदर इमिडिएटली नहीं आई थी इसकी अडॉप्शन के अंदर।
ये फोर्स के अंदर कब आई थी? जब चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका एंड रशिया ने इसको साइन किया और रेटिफाई किया, और बाकी जो भी मेजॉरिटी ऑफ स्टेट थी उन्होंने भी इसको रेटिफाई किया। तो एक तरीके से जो पूरी कंप्लीशन थी इसकी वो कब हुई थी? अक्टूबर 24, 1945 को। मीटिंग कब हुई? जून 25 को। और पूर्ण मतलब कि पूरा कब हुआ है? अक्टूबर 24, 1945 को। और फिर इसको, इस चार्टर को एडॉप्ट कर लिया गया, एक तरीके से आ गया है फोर्स के अंदर, जिसको हम यूनाइटेड नेशंस का बोलते हैं। और जो ये हमने ओरिजिनली देखा था, कितने लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था? 51 लोगों ने, 51 स्टेट्स ने ओरिजिनली इसको अटेंड किया था। और आप अगर एट प्रेजेंट देखोगे कि कितने मेंबर्स हैं इस यूनाइटेड नेशंस चार्टर के, तो अभी 191 मेंबर्स हैं। ओरिजिनली कितने थे? 51 थे। और आज की डेट पे आप देखोगे तो 191 है। शायद एक दो ऊपर नीचे हो गए हो, तो वो आप चेक कर सकते हो, गूगल के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रीएम्बल की। किसके प्रीएम्बल की? प्रीएम्बल ऑफ यूनाइटेड नेशंस चार्टर। ये जो चार्टर बना है, और ये सक्सेसफुल भी है क्योंकि इसके बाद कोई वॉर नहीं हुई है किसी कंट्री, मतलब वर्ल्ड वॉर नहीं हुई किसी तरीके की। तो मतलब कि एक तरीके से ये चार्टर जो बना, कैसे बना, जो उसका प्रीएम्बल वगैरह बना, ये हमें इसलिए मिला क्योंकि हमने एक्सपीरियंस लिए। हमने दो इतनी बड़ी डिवास्टिंग वॉर्स देखी जिसके अंदर इतने ज़्यादा नुकसान हुए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके गए एक दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर, कैजुअलिटीज़ हुई इतनी ज़्यादा। तो हमने ये इतना सारा एक्सपीरियंस लिया, इसलिए हमारा ये चार्टर इस तरीके का बना जिससे कि हम अपने पीस को मेनटेन कर पाए। अब इसका पर्पस क्या था? जो यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, ये चार्टर बनाया गया, इसका पर्पस क्या है ये यूनाइटेड नेशंस बनाने का, जो एक साथ मिल के सारे नेशन बनाए गए? सबसे पहली चीज़ कि ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को सिक्योर करेंगे, कि जो भी इंटरनेशनल आपस दो कंट्रीज़ के बीच में या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में किसी भी तरीके का कोई झगड़ा वगैरह नहीं होने देंगे। तो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड पीस को मेंटेन करेंगे। कलेक्टिव मेजर्स लेंगे ताकि कोई भी कंट्रीज़ आपस में किसी की लड़ाई हो रही हो या कोई भी चीज़ हो रही हो तो उस तरीके की चीज़ें रिमूव हो और आपस में पीस बना रहे। और इसके बाद दूसरा जो उसका पर्पस देखोगे वो क्या था कि फ्रेंडली रिलेशंस बने दो नेशंस के बीच में, कि कोई भी ये नहीं कि सिर्फ अगर वो लड़ नहीं रहे तो उनके बीच में वो दुश्मनी से रह रहे हैं, आपस में उनके फ्रेंडली रिलेशंस बने, वो आपस में एक दूसरे को इक्वल राइट्स दें, सेल्फ डिटर्मिनेशन करें लोगों की, और अप्रोप्रिएट मेजर्स दें जिससे कि पूरी दुनिया में पीस बने। तो ये क्या है? दो पर्पसेस हैं जिसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, इंटरनेशनल पीस के लिए और फ्रेंडली रिलेशंस बनाने के लिए। अगर आप प्रिंसिपल्स देखोगे, किन प्रिंसिपल्स के ऊपर यूनाइटेड नेशंस डिपेंड करता है, तो इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है इसका वो है कि प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, कि जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में इक्वालिटी रहे, कोई ये नहीं कि कोई ऊपर हो कोई नीचे हो, इस तरीके का ये ना हो। जो दूसरा प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि जो यूनाइटेड नेशंस के सभी मेंबर्स हैं वो अपने बीच में इंश्योर्स करें कि जो भी उनके मेंबर्स हैं उनको सभी तरीके के बेनिफिट्स मिले, जो भी उनकी मेंबरशिप ले उनको सभी तरीके के बेनिफिट्स मिले गुड फेथ के अंदर, और सभी अपनी ऑब्लिगेशन के तौर पर उसको पूरा करें। तीसरा जो प्रिंसिपल है इसका वो है कि जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अराइज हों उनका पीसफुल सेटलमेंट हो जाए, किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा ना हो, वो पीसफुली सेटल हो जाए। और चौथा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, कि सभी जो मेंबर्स हैं अपने आप को रिफ्रेन करेंगे, अपने आप को रोकेंगे कि अगर कोई भी फोर्स वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है तो उस तरीके की फोर्स वो एक दूसरे के अगेंस्ट यूज़ ना करे। इसके बाद इनका फिफ्थ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो सभी कंट्रीज़ हैं, जो भी इसकी मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे को या यूनाइटेड नेशंस को असिस्टेंस देंगी कॉमन एक्शन लेने के लिए। मतलब कि अगर किसी और के बीच में वॉर को रोकना है या किसी भी तरीके की चीज़ की करनी है तो सभी कंट्री एक दूसरे को असिस्टेंस देंगी, किसी भी तरीके से ऐसा रोकेंगी नहीं, वो सब पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। और अगर आप अगला प्रिंसिपल देखोगे तो वो क्या बोलता है? नॉन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक मैटर्स ऑफ स्टेट, की जो उनके अंदरूनी मामले हैं उनके बीच में आप इंटरफेयर नहीं करोगे। अब जैसे किसी कंट्री में कुछ चल रहा होता है तो ये थोड़ा ना कि दूसरी कंट्री उठ के चली जाती है, जो अंदरूनी मामले होते हैं। हाँ, दो कंट्रीज के बीच में लड़ाई होगी, किसी तरीके से पीस नहीं मेंटेन हो रहा होगा तो उससे फिर पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है, उससे फिर बाकी कंट्रीज भी इन्वॉल्व होती जाती हैं, फिर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन अराइज हो जाती है। इसलिए उनको रोकने के लिए आपके अंदर कुछ भी चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये इसके प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर ये फॉलो होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि इसके कुछ मेंबर्स बनते हैं, कैसे मेंबर्स बनते हैं, उसको सस्पेंशन कैसे होता है, एक्सपल्शन कैसे होता है, वो चीज़ें होती हैं। कि तो इस चार्टर के हिसाब से दो तरीके के मेंबर्स होंगे यूनाइटेड नेशंस के अंदर, दो तरीके के मेंबर्स होंगे। पहले होंगे, मेंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम,
पहले तरीके के मेंबर्स कौन से होंगे, ओरिजिनल मेंबर्स, और दूसरे तरीके के मेंबर्स होंगे जिनको बाद में एडमिट किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, जो भी उनके आर्टिकल है ना, आर्टिकल 4 जो है उसको फॉलो करते हुए चार्टर के बाद में जिन स्टेट्स को ऐड किया जाएगा वो वाली स्टेट्स। तो एक हो गई ओरिजिनल स्टेट्स और दूसरी कौन सी होगी जिनको एडिशन होगा बाद में। और जो ओरिजिनल स्टेट्स हैं वो कौन सी स्टेट्स हैं जिन्होंने ओरिजिनली यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी उनको जिन्होंने अटेंड किया था वो उसके ओरिजिनल मेंबर थे। और अब इसके लिए 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, आर्टिकल 4 के हिसाब से 5 रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि स्टेट्स को पूरी करनी होंगी तभी वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर बन सकते हैं। तो क्या क्या होंगी, पहली रिक्वायरमेंट है कि वो जो मेंबर बनना चाहती है वो अपने आप में स्टेट हो। दूसरी बात कि वो जो स्टेट है वो पीस लविंग स्टेट हो, वो लड़ाई झगड़े करने वाली स्टेट नहीं हो। और जो भी वो स्टेट बन रही है जितनी भी ऑब्लिगेशंस है इस चार्टर के अंदर, जो यूनाइटेड नेशन चार्टर है उसको फॉलो करेंगी और वो अपने आप में विलिंग हो इन ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए। और पांचवी बात कि वो काबिल हो कि वो इन सभी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाएंगे। अगर ये 5 बातें पूरी होंगी तभी किसी और स्टेट को इसका मेंबर बनाया जाएगा, यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनाया जाएगा, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस में लाया जाएगा। अब किसी जो मेंबर है उसको एक्सपेल भी किया जा सकता है, एक्सपल्शन भी किया जा सकता है, किस चीज़ को फॉलो करते हुए, आर्टिकल 6 ऑफ चार्टर को फॉलो करते हुए। जी ये बोलते हैं कि कोई भी जो मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का जो परसिस्टेंटली वॉयलेट कर रहा है इन प्रिंसिपल्स को जो चार्टर के अंदर दिए गए हैं, तो उसको इस ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेल किया जा सकता है जनरल असेंबली के द्वारा। जब सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंड करेगी ना कि जनरल असेंबली को कि इस मेंबर को एक्सपेल कर दो क्योंकि ये तोड़ रहा है, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं ना उनको वॉयलेट कर रहा है परसिस्टेंटली, बार बार बहुत ज़्यादा, तो फिर उसको एक्सपेल कर देगी। और कुछ जो ये होती हैं मेंबर्स होते हैं इनको सस्पेंड भी कर दिया जाता है। सस्पेंड किस तरीके से किया जाता है, इसके लिए हम आर्टिकल 5 देखते हैं। आर्टिकल 5 जो है चार्टर का यूनाइटेड नेशंस का, उसने बताया है कि हम सस्पेंशन कर सकते हैं कुछ मेंबर्स का जब हमें किसी स्टेट के अगेंस्ट प्रिवेंटिव या एनफोर्समेंट एक्शन लेनी है। तो सिक्योरिटी काउंसिल वही जनरल असेंबली को रिकमेंड करेगी, फिर जनरल असेंबली उसको सस्पेंड कर देगी। अब हम देखेंगे क्या क्या ऑर्गन्स आते हैं इसके अंदर यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो 6 ऑर्गन्स आते हैं। 6 ऑर्गन कौन कौन से, सबसे पहले है जनरल असेंबली, दूसरा ऑर्गन कौन सा है, सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, चौथी आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल, पांचवी आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जब वो थी ना लीग ऑफ नेशन तब कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस थी, और जब ये आई तो इसको हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बोला। अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और छठी होती है सेक्रेटरीट। तो यहाँ पे हम 3 डिस्कस करेंगे, जनरल असेंबली को, सिक्योरिटी काउंसिल को और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। बाकी ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में इनके बारे में नहीं पूछता, सेक्रेटरीट के बारे में, ट्रस्टीशिप काउंसिल या फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। मेन क्वेश्चंस आते हैं जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में से। अब देखते हैं जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली की अगर आप कॉम्पोजिशन देखोगे कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं, तो जनरल असेंबली अपने आप में एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, सबसे एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। इसके अंदर सभी मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, और हर एक जो मेंबर है इसका, जो भी इसके अंदर मेंबर होंगे उनके 5 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकते जनरल असेंबली में। आप न्यूज़ में भी देखते होगे जब जनरल असेंबली होती है तो एक स्टेट के मैक्सिमम 5 रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं। और एट प्रेजेंट कितने स्टेट्स इसके मेंबर हैं जनरल असेंबली के, 191 है। बाकी एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ये वेरी होता रहता है। तो अभी एट प्रेजेंट 191 मेंबर्स है, तो मतलब इंटू 5 कर लो, उतने मैक्सिमम हो सकते हैं। तो 5 × 5, 9 × 5 तो 45 और 5 × 5 तो 955 मेंबर्स एक मूवमेंट पे मैक्सिमम हो सकते हैं। अब इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। ये वोटिंग राइट किस हिसाब से होते हैं इनके पास, ये ऐसे होते हैं कि जितने मेंबर्स होंगे ना, हर एक मेंबर का एक मेंबर का एक वोट होगा, एक मेंबर एक वोट कर सकता है। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसके अंदर पास करनी है, कोई भी क्वेश्चन के ऊपर डिसीजन लेना है, तो उसके लिए आपको 2/3 मेजोरिटी लेके आनी होगी, तो आपका जो वो चीज़ है वो पास मानी जाएगी। जैसे कि आप कोई इंटरनेशनल पीस का क्वेश्चन को मेंटेन करना चाहते हो, कोई नॉन परमानेंट मेंबर को इलेक्ट करना चाहते हो सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ऐसे ही इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के अंदर, ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंदर किसी नए मेंबर को ऐड करना चाहते हो यूनाइटेड नेशन के अंदर, या किसी मेंबर के राइट्स को या प्रिविलेजेस को रोकना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें एक्सपल्शन करना चाहते हो, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं इसके अंदर, बजटरी क्वेश्चंस हो गए, वो सब इस तरीके से मेजोरिटी से पास होते हैं। आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को
डिसाइड करने के लिए। तो कोई भी तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे पास होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें इनकी फंक्शंस एंड पावर्स क्या होते हैं जनरल असेंबली के, तो अगर हम देखें तो 5 हेडिंग्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहले होता है डेलिब्रेटिव फंक्शन, दूसरा होता है सुपरवाइजरी फंक्शन, तीसरा होता है फाइनेंशियल फंक्शन, और चौथा होता है इलेक्टिव फंक्शन, और पांचवा होता है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। अब डेलिब्रेटिव फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये जो चीज़ें डेलिब्रेटिव फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें होती है ना जनरल असेंबली के अंदर डिस्कस करते हैं, स्टडीज़ करते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं और रिजोल्यूशन पास करते हैं अलग अलग चीज़ों के ऊपर, तो इसी को हम डेलिब्रेटिव फंक्शन बोलते हैं। और ये सिक्योरिटी काउंसिल को ये भी बताएगी, जैसे उसकी अटेंशन लेके जाएगी कि इस चीज़ से या इस सिचुएशन से इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी एंडेंजर होगा, तो वो सारी चीज़ें भी बताएगी, तो इसको हम बोलते हैं डेलिब्रेटिव फंक्शन। दूसरा होता है सुपरवाइजरी फंक्शन, कि ये जनरल असेंबली जो होती है वो सुपरवाइज करती है बाकी जितने भी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हम पढ़ते हैं ना, और जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनको सुपरवाइज करता है। और तीसरा जो है फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं, तो जो जनरल असेंबली है वो उसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बोला जाता है फाइनेंशियल फंक्शन, और जितने भी बजट्स होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस के बजट्स पास होते हैं वो सारे फाइनेंशियल फंक्शंस के तौर पर जनरल असेंबली ही पास करती है, जो हम आर्टिकल 17 के अंदर देखते हैं। इलेक्टिव फंक्शंस देखोगे तो जो जनरल असेंबलीज होती हैं दो तरीके से अपने इलेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करती है। पहला होता है जो भी नई स्टेट्स होती हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करती है, और दूसरा जो बाकी मेंबर्स हैं ना, उन जो बाकी ऑर्गन्स है इसके, उनके अंदर जो मेंबर्स इलेक्ट होते हैं उनके लिए। पहला क्या करती है कि एडमिनिस्ट्रेशन करती है न्यू स्टेट्स को यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और इलेक्शन करती है मेंबर्स का अदर ऑर्गन्स के अंदर, जो 5 और ऑर्गन्स हमने देखे ना उनके अंदर। तो ये दो तरीके के काम होते हैं। अब देखिए जो अगर आप देखोगे ना इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ अदर ऑर्गन्स, तो जनरल असेंबली जो इस फंक्शन को परफॉर्म कर रही है इलेक्शन के रिगार्डिंग, इसके अंदर जो कनेक्शन होता है वो ये होता है कि वो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को इलेक्ट करती है सिक्योरिटी काउंसिल के, और 54 मेंबर्स को इलेक्ट करती है इलेक्शन एंड सोशल काउंसिल के, और जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है उसके भी कुछ मेंबर्स को ये सिलेक्ट करती है। तो तीनों के ये जो मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट कर रही है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, इलेक्शन एंड सोशल काउंसिल हो, या फिर ट्रस्टीशिप काउंसिल हो। और जो हम वो देखते हैं ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो भी इसका एक ऑर्गन है, उसके अंदर भी जो भी जजेस होते हैं उनके इलेक्शन के लिए भी जनरल असेंबली अपना देती है, ध्यान देती है, वो इलेक्टिव फंक्शन को परफॉर्म करती है। तो इस तरीके से ये इलेक्टिव फंक्शंस को परफॉर्म करती है। फिर वो चाहे सेक्रेटरी जनरल को अपॉइंट करना हो, वहाँ पे भी यही हेल्प करती है। और पांचवा फीचर आता है कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई जैसे चार्टर है, जिसको यूनाइटेड नेशन चार्टर है, उसके अंदर कोई अमेंडमेंट करना है, तो उसके अंदर अगर कोई अमेंडमेंट करना है या किसी चीज़ को फोर्स के अंदर लेके आना है, तो उसके लिए वोटिंग होती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन बोलते हैं। कितनी वोटिंग होती है, 2/3 मेंबर्स की वोटिंग होती है। फिर आती है हमारे पास सिक्योरिटी काउंसिल। ये हमने जनरल असेंबली देखा क्या होती है, मतलब एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल असेंबली सभी चीज़ों के लिए। फिर हम देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल क्या होती है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये भी जब हमारी सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हुई थी तभी इस चीज़ को डिसाइड कर लिया गया था कि इसका एक ऑर्गन होगा जिसको हम सिक्योरिटी काउंसिल बोलेंगे, और इसको आर्टिकल 7 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर के हिसाब से एस्टेब्लिश किया जाता है। और ये भी एक यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसके अंदर अगर हम देखें तो 15 मेंबर्स होते हैं। 15 मेंबर्स के अंदर से 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर्स होते हैं, और बाकी जो 10 होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं इसको याद रखिएगा, चाइना, रशिया, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, ये परमानेंट मेंबर्स हैं। अगर कोई प्रपोजल आया है कहीं पे भी और उसके अगर फेवर में ये वोट ना करें 5 मेंबर्स, तो वो प्रपोजल पास नहीं हो सकता। इन 5 की आपको एक तरीके से प्रपोजल के अंदर वोट लेना ज़रूरी है कि ये आपके साथ रहें। अब सिक्योरिटी काउंसिल के फंक्शंस और पावर क्या होते हैं, तो ये अपने आप में एक तरीके से इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करती है। दूसरी बात अगर हम देखें तो इसके अंदर बाकी चीज़ें भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दूसरी बात अगर हम देखें तो ये एक इलेक्टिव फंक्शंस भी करती है, सुपरवाइजरी फंक्शंस करती है और कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शंस करती है, जैसे हमारा जनरल असेंबली कर रही थी। यहाँ पे हमें वीटो को समझना भी ज़रूरी है। इसके अंदर वीटो होती है, वीटो और डबल वीटो, दो चीज़ें आती हैं। तो वीटो पावर क्या होती है, जो जब भी कोई चीज़ इसके अंदर पास होती है, जैसे 15 लोग हैं तो कितने को चाहिए होगी, आपको 9 की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी कि ये इसको माने। इसमें से जो परमानेंट मेंबर है ना, 5 परमानेंट मेंबर,
इनकी वोट आपको ज़रूर चाहिए होती है, चाइना, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस की, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर्स हैं। तो यही जो इनकी पावर है ना, इनको हम वीटो पावर बोलते हैं। अब कई बार क्या होता है कि आपको नो वोट चाहिए, ये जो 5 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स है, ये हो सकता है कि आपके फेवर में वोट ना करे, बाकी 4 ने किया, तो इनमें से चारों में से कोई भी एक जाके ना क्या कर सकता है, डबल वीटो यूज़ कर सकता है, मतलब अपनी वीटो की पावर 2 बार यूज़ कर सकता है। तो चौथा बंदा कर लेगा तो वो 5 हो जाएगा। तो अब ये 5 ये मिलके 4 आपके और हो गए, तो 9 चीज़ें होगी, तो आप जो 5 चीज़ पास कराना चाहते हो हो सकती है। तो इसी को हम डबल वीटो बोलते हैं। वीटो मतलब कि एक बारी जब वो यूज़ कर रहे हैं परमानेंट मेंबर, डबल वीटो मतलब कि जब वो 2 बारी अपनी उस पावर को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम सिक्योरिटी काउंसिल के और फंक्शंस होते हैं। सुपरवाइजरी फंक्शन है वही उसी तरीके से, जितनी भी सुपरवाइजरी जनरल असेंबली होती है उसके साथ मिलके ये सुपरवाइजरी फंक्शन को अपने पूरा करती है। और इलेक्टिव फंक्शंस भी वही मेंबर्स वगैरह जो अपॉइंट होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो भी अपॉइंट करती है। और जनरल असेंबली के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, ये दोनों अपने अलग अलग जो हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अपने मेंबर्स अपॉइंट करते हैं, जजेस अपॉइंट करते हैं। तो दोनों की अलग अलग तरीके से हैं। वही आपको यहाँ पे वोट कितना चाहिए होगा, 9 मेंबर्स का चाहिए होगा, और 5 परमानेंट का होना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूंट फंक्शन भी यही देख सकते हो कि अगर जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसका अगर कॉन्स्टिट्यूंट फंक्शन देखोगे आर्टिकल 108 ऑफ द चार्टर के अंदर जो दिया गया है, और अगर आपको इसके हिसाब से अगर कोई चार्टर के अंदर चेंज करना है तो वहाँ पे ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ये भी चेंज कर सकता है 2/3 वोट के साथ। इसके बाद हम देखते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जितने भी ऑर्गन्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पहले क्या बोला जाता था, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, और वो किसके हिसाब से था, लीग ऑफ नेशंस के हिसाब से था। लीग ऑफ नेशंस खत्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो उसके बाद क्या बना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसी के लिए एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है गुडस्पीड या थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ये जो नया कोर्ट बना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, किसकी जगह पे, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस की जगह पे, इसने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ पुराने कोर्ट की जगह पे उसके शूज़ में आके एंटर हो गया, और पुराने शूज़ के अंदर एंटर हो गया, और उसने वही सेम जगह पे, सेम सिटी के अंदर, सेम प्लेस के ऊपर, सेम हॉल के अंदर वही अपने जजमेंट देना शुरू कर दिया है। तो ये स्टेटमेंट दी थी प्रोफेसर गुडस्पीड ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग। अब देखिए जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है ये भी अपने आप में एक प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, और जितने भी मेंबर्स होते हैं ना यूनाइटेड नेशंस के, वो अपने आप ही, अगर वो यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं तो वो अपने आप ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी मेंबर बन जाएंगे। अब मान लीजिए वर्ल्ड की कोई कंट्री यूनाइटेड नेशंस की मेंबर नहीं है और वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर आना चाहती है, उसका पार्ट बनना चाहती है, तो वो भी बन सकती है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर वो बनना चाहती है जो कि मेंबर नहीं है, तो उसके लिए जो हमारी सिक्योरिटी काउंसिल है, इसकी जो ऑर्गन जो भी हमने पढ़ा, वो रिकमेंडेशन देगी और कंडीशंस कुछ सेट की जाएंगी जनरल असेंबली के द्वारा, वो उनको पूरी करनी होगी, तो वो फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का पार्ट बन सकती है। और जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके अंदर कितने जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं, 15 जजेस होते हैं। और कितने टाइम के लिए होते हैं, जैसे एक जज को अपॉइंट किया तो कितने टाइम के लिए होगा, 9 साल के लिए होता है, और उसको री इलेक्ट किया जा सकता है। इंडिया के डॉक्टर नागेंद्र सिंह जो थे वो भी इसके पार्ट थे, किसके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, और उनकी डेथ हो गई थी, मतलब कि वो अपॉइंट हुए थे फिर उनकी डेथ हो गई थी 11 दिसंबर 1988 को। फिर जब ये इनकी डेथ हुई तो फिर हमारे जो चीफ जस्टिस थे डॉक्टर नागेंद्र सिंह उस टाइम के, उनको इसका मेंबर बनाया गया था, मतलब जज बनाया गया था, और उनको पूरी जो मेजॉरिटी थी दोनों ही जगह, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल दोनों जगह मिली थी। जनरल असेंबली में उनको कितने वोट्स मिले थे, 84 वोट्स मिले थे 154 में से, जबकि 82 वोट्स चाहिए थे मिनिमम, तो 2 वोट ज़्यादा मिले थे। और इसी तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारे पास कितने मेंबर्स होते हैं, 15 होते हैं, 15 में से कितने वोट चाहिए होते, 9 वोट चाहिए होते, तो उनको 9 वोट मिल गए थे, तो वो इस तरीके के जज बन गए थे। और ये चीज़ देखी गई है कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है इनके अंदर जो 9 जजेस होते हैं, इनमें से 5 जजेस हमेशा कौन से होते हैं, परमानेंट मेंबर से होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स पढ़े थे ना हमने सिक्योरिटी काउंसिल के, उनमें से होते हैं। अब ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है उसके ऊपर लॉ किस तरीके से अप्लाई होता है, तो ये लॉ अप्लाई करते हैं जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं जो हम सोर्सेज में पढ़ रहे थे, कस्टम्स होते हैं, इंटरनेशनल कस्टम्स, उनको ये एक तरीके से फॉलो करते हैं। और जितने भी जनरल प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज किए जाते हैं सिविल नेशंस के द्वारा, तो जो भी सोर्सेज पढ़े हैं ना वो सारे यहाँ पे करते हैं। जो जुडिशियल डिसीजंस होते हैं उनको ये करते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने एक चीज़ आती है आर्टिकल 59। ये आर्टिकल 59 बोलता है कि जो भी डिसीजंस दिए जाएंगे ना इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, इनकी जो बाइंडिंग फोर्स होगी
वो सिर्फ और सिर्फ पार्टीज़ के ऊपर होंगे। जो भी डिस्प्यूट, जैसे इसके और इसके बीच में डिस्प्यूट होता है ना, सिर्फ इन्हीं के बीच में बाइंडिंग होगी। इसके अलावा ये जो उनके डिसीजन दिए गए हैं ये किसी भी स्टेट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होंगे। हालांकि ये कोर्ट के ऊपर, खुद के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं होंगे। अगर कोई और व्यक्ति आएंगे इनके पास और इसी तरीके का डिस्प्यूट होगा तो वो इस चीज़ को ज़रूरी नहीं है कि फॉलो करें। वहाँ पे वो दोबारा से चीज़ों को सुनेंगे और जितने भी वो सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, कन्वेंशंस, कस्टम्स, जनरल प्रिंसिपल्स, उनको देखते हुए दोबारा से डिसीजन देंगे। अगर हम जुरिस्डिक्शन की बात करें किसके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो स्टेट्स ना अपने आप देती है उनको। मतलब कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से यूनाइटेड नेशन आके बोले किसी स्टेट को कि आपके बीच में अगर कोई मैटर डिस्प्यूट राइज हो रहा है तो आप हमारे पास ही आओ। वो स्टेट्स अपने आप जो है इनके पास आती हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास आती हैं और बोलती है कि हमारी चीज़ को ख़त्म किया जाए। और ज़्यादातर ये देखा गया जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इनके पास आते ही हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ टर्म्स आती हैं, वो हम अलग से समझ सकते हैं, जैसे कि कंसेंट एड हॉक ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशंस, ट्रांसफर्ड जुरिस्डिक्शन, कंसेंट एंटे हॉक डिक्लेरेशन अंडर द ऑप्शनल क्लोज, तो वो अलग से हम समझ लेंगे। फिर अगर हम देखें ये तीसरी आखिरी, इसी को हम समझ लें, इसके बाद ये हमारा एंड हो जाएगा, यहाँ पे हमारा इंटरनेशनल लॉ खत्म हो जाएगा। जो कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन है इसको हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है कॉन्टेंशियस जुरिस्डिक्शन और दूसरी होती है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। कौन कौन सी? कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन। कंटेंशियस जुरिस्डिक्शन क्या होती है, जिसको आप दो और हेड के अंदर डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन से? वॉलेंटरीली जुरिस्डिक्शन और ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन। वॉलेंटरीली जो है आर्टिकल 36 क्लॉज 1 के अंदर दी गई है, जो स्टैच्यू है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है वॉलेंटरीली जुरिस्डिक्शन के अंदर, उसमें ये होता है कि जो पार्टीज़ होती हैं वो अगर रेफ़र करती हैं अपने केस को आईसीजे में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और जो भी मैटर्स दिए गए हैं चार्टर के अंदर, वो सारे मैटर्स, ये दोनों जो हैं वॉलेंटरीली जुरिस्डिक्शन के अंदर आते हैं। और ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन के अंदर ये होता है जिसको हम ये बोलते हैं कि कंपलसरी जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन ऑप्शनल क्लोज आर्टिकल 36 क्लॉज 2 के अंदर दी गई है। ये बोलते हैं कि जो भी ऑप्शनल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर ये होता है कि जैसे दो स्टेट्स हैं वो अगर आपस में ये बात मान लेती हैं कि अगर कोई भी चीज़ होगी तो हम आईसीजे के पास जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगी कंपलसरी जुरिस्डिक्शन। अब कोई चीज़ अगर इस तरीके की अराइज होगी तो वहाँ पे उनको आईसीजे के पास जाना ही पड़ेगा। और जो आर्टिकल 65 है उसके अंदर हमें एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन के बारे में दिया गया है, जो हमने सेकंड तरीके की जुरिस्डिक्शन पढ़ी थी। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है, उसके अंदर जो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है ना, ये अपनी एडवाइजरी ओपिनियन दे देता है। आप उसके सामने कोई लीगल क्वेश्चंस लेके जाओगे कि हमारे बीच में ये चीज़ है या ऐसी चीज़ है, वहाँ पे वो अपनी एडवाइस दे देगा कि आप ऐसी चीज़ कर लीजिए। और जब आप जाओगे उसके पास तो रिटर्न में अपनी रिक्वेस्ट को लेके जाओगे कि हमारी ये चीज़ है, आप इसके ऊपर अपनी एडवाइजरी ऑप्शन दे दो, तो वहाँ पे वो अपना एडवाइस दे देगा। तो ये चीज़ आती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर। तो यहाँ पे हमने अपने पूरे इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को देखा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने देखे, क्योंकि हर चीज़ तो कवर करना मुश्किल है। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है या जो आपके बेस को क्लियर कर देगी, इसके बाद अगर आप अपने हिसाब से पढ़ोगे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ तो आपको समझ आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।